बहुत ज़्यादा ना समझ में आने वाला टॉपिक स्टूडेंट्स को लगता है, उसको हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। हम कला और संस्कृति की बातें कर रहे थे। हमने हरियाणा के बहुत सारे इंपॉर्टेंट मंदिर पढ़ लिए थे। उसके बाद मैंने कहा था कि मस्जिद और गुरुद्वारे दो सेम मंदिर जैसे हैं, उनको बीच में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत टफ जो फील होता है कि मूर्ति कला, चित्रकला और लोक संगीत में हरियाणा की कैसी भागीदारी रही, उसके बारे में कल हमने जाना था। उम्मीद करती हूँ तुमने अपने घर पे पीडीएफ से या कम से कम किताब से उठा के पढ़ने की कोशिश की होगी। और अगर तुमने किताब पढ़ी होगी तो तुमने देखा होगा कि बहुत आसान था टॉपिक। ये वैसे ही हमें लगता था कि बहुत टफ है, इसमें निकलेगा कुछ नहीं। एग्जाम में हर बार आता है, हमें बस ये याद रखना है चित्रकला के नाम पे हरियाणा में कोई बहुत बढ़िया कामकाज नहीं था। थोड़ी बहुत शीशवाल वाली सभ्यता के वो मृद भांड जो मिट्टी के बर्तन थे, उन पे कलाकारी देखी गई, काले सफेद लाल रंग का यूज किया गया। फिर हमने देखा था कि थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके आगे कि थोड़ी थोड़ी चित्रकारी की तरफ हम मुड़े थे, और जो रेवाड़ी के राव थे, इन लोगों ने चित्रकला को प्रोत्साहन दिया। लेकिन वो भी ओरिजिनल मौलिक हरियाणा की नहीं थी, बल्कि वो भी राजस्थान की कला से, वहां की चित्रकारी से प्रभावित थी। यानी चित्रकला में हमारा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं था। संगीत की अगर बात करें तो सामवेद, संगीत से जुड़ा जो अपना वेद है, उसकी रचना इसी मिट्टी में हुई है, इसलिए संगीत से हमारा बहुत पुराना रिश्ता था। और इसीलिए हमने देखा था कि हमारे यहाँ लोक संगीत के नाम पे लोक यानी लोकल लेवल के गीत थे, जिसमें कि विवाह के अवसर के गीत अलग थे, बच्चे के जन्म के गीत के अवसर अलग थे, फिर फाग के गीत अलग थे, तीज त्योहारों वाले गीत अलग थे। और इस तरह हमने देखा था कि म्यूजिक में हरियाणा का थोड़ा सा योगदान रहा। हाँ, चित्रकला और मूर्तिकला में हम ज्यादा नहीं मानते, लेकिन फिर भी मूर्तियों की 9 अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ लिए थे। उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हैं, और कल हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। देखो, गायक और संगीतज्ञ, ये 4-5 अचपल, होद खां, कल्लन खां पढ़े थे ना कल हमने। अंबाले वाली कौन थी? जोहराबाई, गजल गायिका थी। और एक स्वर सम्राट अपने पंडित जसराज जी, जिनका जन्म उस टाइम पे हुआ था हिसार में, लेकिन जिस गांव में वो जन्मे थे, पीली मंदोरी गांव या पीली मंडोरी गांव, वो पड़ता है अपने आज के फतेहाबाद में। ठीक है, ये हमने लास्ट पढ़ा था। एक बार देख लेते हैं मोटा मोटा सा, ताकि हमें दिक्कत ना रहे चीजें समझने में। लोकगीत हमने पढ़े थे, अलग अलग तरह के विवाह गीत थे, बच्चे के जन्म के थे, फिर ये सावन के, होली के धार्मिक गीत, ये इस तरह के गीत पढ़े थे। ऐसे ही हमने कल संगीत के बारे में देखा था कि संगीत में अपने यहाँ के कुछ गांवों के नाम भी संगीत के स्वरों पर हैं। याद करो, वो एक बैलगाड़ी में, सुध में, एक टॉय में दिखाया गया था कि कैसे कुछ संगीतकार अपने वाद्य यंत्र लेके बैलगाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। इसका मतलब संगीत की विधा से हम परिचित थे। फिर एक ईंट पर हमने देखा था सारे गामा पाधा नी, ये 7 स्वर लिखे हुए थे। यानी संगीत से भी हम पुराने टाइम से जुड़े रहे। मूर्ति कला का भी थोड़ा बहुत योगदान हमने दिया, और चित्रकला में रावों का हमने नाम पढ़ा था। तो ये 3 टॉपिक हमने कल पढ़ लिए थे। देखो, हमने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था कल। हरियाणा में संगीत कला, ये चित्रकला, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये पुराना था यहाँ से। सैंधवकालीन चित्रकला, बल्कि सीसवाल भी मैंने कल पढ़ाया था, चित्रकला यहाँ से पढ़ी थी हमने। मूर्तियां भी पढ़ ली थी कि कौन कौन सी मूर्तियां कहाँ कहाँ मिली। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक कल पूरे हुए थे। आज इसके आगे पढ़ेंगे। संगीत कंप्लीट था, और डांसेस के बारे में लोक संगीत भी हमने पढ़ लिया था, शास्त्रीय, फिर ये अहीरों वाला, लोकगीत ये भी पढ़ लिए थे, वो जो 7 अलग अलग अवसरों के थे। गायक और संगीतज्ञ ये भी कंप्लीट था। लोक नृत्य ये पढ़ना था। आज की स्टार्टिंग यहाँ से करनी है। लोक मतलब लोकल लेवल, अपने हरियाणा के लोकल लेवल पर। नृत्य मतलब डांस। जैसे कुछ डांस होते हैं शास्त्रीय, जैसे कथकली है, या आपका भरतनाट्यम है, या आपका जो बड़े लेवल पे कथक है, जो ये इस तरह के डांसेस हैं, इनके लिए बहुत टफ नियम कायदे कानून होते हैं। इनका एक ड्रेसिंग सेंस अलग होता है, इनका मेकअप अलग होता है, कॉस्ट्यूम अलग होते हैं। इनको बहुत प्रैक्टिस के साथ, बहुत स्किल अपने अंदर पैदा करके तब सीखा जाता है। लेकिन हरियाणा में या किसी भी राज्य की बात करें, लोकल लेवल पे कुछ डांसेस होते हैं जिसमें आपको कोई ज्यादा स्किल्ड होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने एरिया में, क्योंकि 4-5 बार एक बचपन में अगर बच्चा शादी ब्याह में गया, उसने देखा ऐसे नाचना है, ऐसे गाना है, तो उसके लिए कोई बहुत खासी प्रैक्टिस नहीं करनी होती। बच्चे ने क्योंकि आसपास देखा है, वैसे ही वो नाचना सीख गया। तो इस तरह के लोकल लेवल के म्यूजिक की बात करें, लोकल लेवल के डांस की बात करें, तो उसमें आपके लोक नृत्यों की बात की जाएगी। लोक नृत्य यहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रतीक हैं। इसके
महत्वपूर्ण लोक नृत्य, इस टेबल, ये जो मैप आप देख रहे हैं इसमें वही नृत्य हैं जो अब आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। तो सबसे पहला है मंजीरा नृत्य। मंजीरा क्या है, मेवात के इलाके में होता है और इसमें मंजीरा में मेनली पुरुष प्रधान नृत्य है। तो मेवात के इलाके में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक इंपॉर्टेंट नृत्य है मंजीरा। कुछ नहीं है, नृत्य कोई ऐसे हमारे यहाँ बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते कि भाई इस तरह का, जैसे कथकली है तो उसके लिए एक अलग मुखौटा और उसका पहनावा वेशभूषा सब कुछ अलग होगी। आपके यहाँ नाचने का है तो अलग अलग, जैसे रास लीला है, रतवाई है या गणगौर पूजा है, जो इस पे डांस करना है ना उसमें भाव मेन होते हैं कि आपके मन के इमोशंस हैं और उसमें बस घूमना और झूमना होता है, क्योंकि ये लोकल लेवल पे है, इनके कोई बहुत टफ नियम नहीं है, पर क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं इसलिए हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो मंजीरा नृत्य आपके मेवात का है, पुरुष प्रधान ज्यादा है, ठीक है। वैसे महिलाएं भी करती हैं लेकिन मेनली पुरुषों से संबंधित है, महिलाओं का भी योगदान हो सकता है। इस नृत्य का आयोजन मेवात में बड़े बड़े नक्कारों, डफ और मंजीरा, ये बजाने के वाद्य यंत्र होते हैं ना, नक्कारे, डफ और मंजीरा, इनके साथ किया जाता है। नाम ही देखो ना, मंजीरा नृत्य, तो मंजीरा बजाने का एक वाद्य यंत्र है। इस नृत्य में महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, लेकिन मेन इसमें पुरुष का की भागीदारी है। वैसे महिलाएं भी कर सकती हैं, लेकिन अगर मेन पूछें तो पुरुष प्रधान ज्यादा है, वैसे महिलाएं भी। तीज का नृत्य आप सब अच्छी तरह जानते हो, तीज का त्योहार मेनली महिलाओं से संबंधित है और जब ये बारिश का मौसम होता है सावन के महीने में तो तीज का त्योहार मनाया जाता है। आज भी गांव में तीज के इस त्योहार पर मेला डालते हैं और गांव की जो बहुएं हैं, बेटियां हैं, वो सज संवर के और अपना जो है तीज के त्योहार को मनाते हैं। तो तीज बेसिकली आपके रक्षाबंधन के हेर फेर में आने वाला त्योहार है। ये नृत्य तीज के अवसर पर एक विशेष स्थान पर किया जाता है। इस अवसर पर स्त्रियां सुंदर सुंदर परिधान धारण करती हैं, कलरफुल ड्रेसेस, क्योंकि मौसम उस टाइप का होता है, और नृत्य और गायन का आयोजन करती हैं। तो तीज आप सभी जानते हैं महिला प्रधान है, ठीक है। रास नृत्य, अब रास और रास लीला जब भी आएगा तो आपको पता है कृष्ण की बात करेंगे और कृष्ण से संबंध है हमारे ब्रिज वाले इलाके का। तो ब्रिज से लगता है आपकी दक्षिण की बेल्ट, यानी आपका जो ये फरीदाबाद के नीचे वाला हिस्सा है ना, पलवल वाला, ये पूरा इस पे प्रभाव। याद करो वंचारी दाऊ जी का मंदिर है ना, रेवती रेवतवाड़ी, जो राजा रेवत ये जो थे ना रेवाड़ी के आसपास के राजा, इनकी बेटी से शादी हुई, तो ये दक्षिण की बेल्ट में होता होगा। रास नृत्य, इस नृत्य का संबंध भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं से है। ये मुख्यतः दो रूपों में किया जाता है। एक है तांडव। तांडव आप जानते हैं ना, भगवान शिव जब गुस्से में आ जाते थे तो वो तांडव नृत्य करते थे। तांडव थोड़ा भयंकर टाइप का नृत्य था, तो उसी का नाम इसको दिया गया कि अगर दो हिस्सों में बांटें तो एक लास्या है और एक तांडव है। तांडव पुरुष वाला है, लास्या महिला वाला, ठीक है। तो ये दो रूपों में किया जाता है रास नृत्य। तांडव पुरुष प्रधान है, शिवजी से याद कर लो, और लास्या महिला प्रधान है। रास नृत्य राज्य के होडल पलवल, होडल पलवल का ही तो हिस्सा है, और बलरामगढ़ आदि क्षेत्रों में अधिक प्रसिद्ध है। जहां रास की बात आएगी आपको श्री कृष्ण याद करने हैं, और श्री कृष्ण है तो बलराम का नाम आएगा ही आएगा। तो बलरामगढ़, जिसको आप कहते हैं बल्लभगढ़, यानी फरीदाबाद का हिस्सा, और ये पूरी जो बेल्ट है ना फरीदाबाद के आसपास वाली, पलवल, फरीदाबाद, होडल, हथीन वाली, इसमें रास लीला और रास नृत्य दो तरह का है। एक तांडव जिसमें पुरुष प्रधान है, एक लास्या जो स्त्री प्रधान है, ठीक है। तीज बेसिकली महिलाओं का था और मंजीरा मेन पुरुष है, लेकिन महिलाएं भी उस नृत्य को कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें रसिया। अब देखो रास और रसिया एक जैसे हैं, ये भी भगवान श्री कृष्ण का है और उसी बेल्ट में होता होगा, कॉमन सेंस है, रास और रसिया एक जैसे शब्द हैं। इस नृत्य का संबंध ब्रज की श्री कृष्ण लीलाओं से है, इसीलिए इस नृत्य का संबंध राज्य से लगे हुए ब्रज क्षेत्र में पलवल, होडल, बलरामगढ़, सेम ही तो है रास और रसिया, कोई डिफरेंस नहीं ज्यादा, आदि से होता है। इसमें थाली बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो जैसा रास था ऐसा ही रसिया है। ये होडल, पलवल, बलरामगढ़ और आपके फरीदाबाद की बेल्ट में किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, ठीक है। तो आसान है। मंजीरा, मंजीरा वाद्य यंत्र का भी नाम है। पुरुष ज्यादा करते हैं लेकिन महिलाएं भी कर सकती हैं। तीज मेनली जब सावन का महीना होता है, रक्षाबंधन के हेर फेर में, तब तीज का त्योहार मनाया जाता है। महिलाएं कलरफुल उसमें ड्रेसेस पहन के गाँव में कहीं जो आसपास का एरिया होता है वहां झूले डाल देते हैं, वहां जाती हैं और उसमें डांस का फॉर्म है। इसी तरह से हम पढ़ रहे हैं अब लास्या और तांडव, दोनों किसके प्रकार है, रास और रसिया, दोनों की जब बात करेंगे तो आपको ब्रिज वाली बेल्ट यानी पलवल, होडल, हथीन, बलरामगढ़ या जिसको आप बल्लभगढ़ कहते हैं वो वाली बेल्ट, ठीक है। अगर सुन लोगे ना फिर मुश्किल नहीं है, फिर पढ़ोगे तो आसान दिखेंगे। नेक्स्ट है सांग। सांग आप अच्छी तरह जानते हो, स्वांग जिसको कहते हैं
यही हमारा सांग है। आजकल सांग दिमाग में जो इमेज है वो बहुत गलत है, लेकिन सांग के असली मायने थे वीर रस प्रधान थे, जिसमें वीरता की बातें करते थे और समाज में अच्छे शैक्षिक संदेश भेजने का एक तरीका था सांग करना। और सांग आप आज जो हम देखते हैं ना, ये हरियाणवी बहुत सारे लोगों ने इसको एक गलत डायरेक्शन दे दी। सांग ऐसे नहीं हुआ करते थे। ओरिजिनल सांग वो थे, जब सांग हुआ करते थे तो कहते हैं 26-26, 36-36 गांव इकट्ठे होके 25-25 गांव और सांग देखने जाया करते थे। इतनी बड़ी विधा थी सांग की। और सांग का मेन रस ही हुआ करता था वीर रस, यानी जिससे कि लोगों के मन में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो। और जब भी सांग की बात आएगी तो आप जानते हैं दीपचंद बर्मन का, किशन लाल भट्ट का, और आपके यहाँ सबसे बड़ा नाम, जिनके की नाम को कुछ कहना तो सूरज को दीपक दिखाने के समान है। आप सब समझ गए हैं किसकी बात हो रही है। बहुत बड़ी हस्ती, जिनके नाम के आगे कोई भी शब्द जोड़ना बहुत छोटा, कितना भी बड़ा शब्द आप जोड़ेंगे, चाहे आप उनको हरियाणा का तानसेन कह लीजिए या आप उनको कोई भी उपनाम दे दीजिए, उनका नाम इतना बड़ा है कि सारे उपनाम भी उनके सामने फीके लगते हैं। आप समझ गए हैं बात किसकी हो रही है, दादा लक्ष्मी चंद की, जिनके की बहुत सारे उपनाम हैं। अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कहते हैं कि जैसे ही वो सांग के लिए स्टेज पर जाते, स्टेज क्या थे, लकड़ी के तख्त इकट्ठे करके उसी पे तो नाच गाना होता था, तो कहते हैं कि उनके जबान पे, उनके गले पे स्वयं माँ सरस्वती विराजमान होती और वो इतने बेहतर बातें बताते, इतना बेहतर सांग करते कि लोग जो थे मंत्रमुग्ध हो जाते। और वो कोई पढ़े लिखे और समझदार आदमी नहीं थे, ऐसे कि वो बहुत ज्ञानी आदमी था इसलिए लोगों को ज्ञान बांटता था। कहते हैं कि भैंस गाय चराने का काम करते थे और बहुत छोटी सी एज में तो एक्सपायर हो गए। 1903 में जन्मे थे और 1948 में एक्सपायर भी हो गए। 45 साल की छोटी सी उम्र में इतना बड़ा नाम खड़ा कर गए कि आज उनके नाम को लेते हुए भी प्राउड फील होता है। और इसीलिए क्योंकि हरियाणा के सोनीपत को बिलोंग करते थे, हमें तो ज्यादा, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो सोनीपत से, और इनका तो नाम इतना बड़ा है कि आप ये मान लो कि कोई शायद ही विरला आदमी होगा जिसने कि इनका नाम ना सुना हो। तो इतना बड़ा नाम था दादा लक्ष्मी चंद जी का। ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं, इस हम क्यों इस सिप की बातें कर रहे हैं, क्योंकि सांग का जिक्र आया है। सांग में तो ढेरों नाम है हरियाणा में। सांग नृत्य, ये नृत्य सांग कलाकारों द्वारा किया जाता है। ये वीर रस, जो पहले लोग थे ना, वो वीरता का संचार करते थे लोगों के मन में, एक पॉजिटिव एनर्जी का। तो वीर रस प्रधान था। आजकल तो बहुत गंदगी आ गई है सांग के नाम पर, लेकिन एक टाइम था जब सांग का असली मतलब था कि जिसको गांव के उस टाइम के समझदार और जो उस टाइम के लोग थे, जो उम्र दराज लोग थे, वो भी जाके देखते थे, क्योंकि उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। बड़े बड़े जो पुरानी पौराणिक कथाएं हैं, इनको भी सांग के माध्यम से आम आदमी तक, जनमानस तक पहुंचाने का काम ये सांगी लोग करते थे। और उस टाइम सांग करना अपने आप में एक, आपके अंदर एक स्किल होती थी, तभी इंसान ये कर सकता था। तो इनके सांग तो बहुत फेमस थे हरियाणा के। तो ये वीर रस प्रधान है, पेपर में आ जाएगा कौन सा रस प्रधान है, तो वीर रस। श्रृंगार का नहीं था इसमें, इसमें वीर रस था। इस परंपरा की शुरुआत लगभग 1730 में हुई थी। और दीपचंद बर्मन का नाम है बहुत बड़ा, जिनको आप कहते हैं हरियाणा का शेक्सपियर हैं, हरियाणा का कालिदास हैं, लेकिन हरियाणा का तानसेन कौन है, आपके दादा लक्ष्मी चंद जी। ये दो बहुत बड़े नाम हैं। किशन लाल भट्ट भी बहुत बड़े सांगी थे, और किशन लाल भट्ट आपके मेरठ को बिलोंग करते हैं। तो कई और नाम भी हैं, सांग को डिटेल में पढ़ेंगे तो सबके नाम आएंगे। ठीक है, तो पूछेंगे कब, तो 18वीं शताब्दी में, क्योंकि शताब्दी एक आगे बोलते हैं ना, 1730 का मतलब 18वीं शताब्दी में ये स्वांग परंपरा जो है ये फेमस हो गई थी। ये सोचो औरंगजेब के मरने के हेरफेर की कहानी, क्योंकि 1707 में औरंगजेब मरा था। उस टाइम पे जब उत्तर मुगल काल चल रहा था, तो स्वांग की परंपरा 1730 में ज्यादा फेमस हो गई थी। ठीक है, घूमर नृत्य, घूमर और झूमर ये दोनों परेशान करेंगे तुम्हें। घूमर और झूमर दोनों हरियाणा के नृत्य हैं, झूमर भी और घूमर भी, और दोनों की इंपॉर्टेंस है। तो घूमर पहले पढ़ लेते हैं। घूमर ये स्त्री नृत्य है। घूमर स्त्री नृत्य है, मतलब स्त्री प्रधान है, जो राजस्थान में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। राजस्थान के समीप हरियाणा सीमा के क्षेत्र में भी इसका विशेष प्रचलन है। अब जो राजस्थान है ना, उसका अगर आपकी चित्रकला पे प्रभाव आया, तो आप ये मानो उसके खान पान का, उसके रहन सहन का, उसके पहनावे का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए ये जो घूमर है ये राजस्थान का मेन है, लेकिन इसका प्रभाव आप तक है, क्योंकि आपकी बेल्ट राजस्थान के साथ लगती है। ठीक है, इसका विशेष प्रचलन है। ये नृत्य होली पर, गणगौर पूजा, गणगौर क्या है आपने शायद सुना होगा। गणगौर एक पूजा होती है जिसमें भगवान शिव की भक्ति की जाती है, और पार्वती की, मेनली तो पार्वती की जाती है, फिर पार्वती के साथ शिव की तो अपने आप ही भक्ति की जाएगी। तो ये महिलाएं इस त्योहार को मनाती हैं, गणगौर उत्सव, और ये राजस्थान का बहुत बड़ा त्योहार है। तो जो हरियाणा की बेल्ट राजस्थान के साथ लगती है ना, हिसार वाली, उसमें गणगौर पूजा का विशेष प्रचलन है। तो इस दिन महिलाएं जो है पूरा वो जैसे करवा चौथ पर सजती
सजती धजती हैं, इस तरह से महिलाएं पूरा साज श्रृंगार करती हैं और वो पार्वती और शिव की बहुत ज्यादा आराधना करती हैं इस खास दिन पर। इसको आप कहते हैं गणगौर उत्सव, गणगौर का त्योहार। तो ये हिसार वाली बेल्ट में ज्यादा है, तो राजस्थान की बेल्ट पे असर पड़ेगा इसका। तीज जैसे त्योहारों पर आयोजित होता है। तो घूमर नृत्य में महिलाएं जो हैं वो महिला प्रधान है, औरतें नाचती हैं। और ये कब कब ज्यादा देखा जाता है? गणगौर उत्सव पर, तीज पर। अब गणगौर भी महिलाओं का है, तीज भी महिलाओं का, ठीक है, इस तरह के त्योहारों पर। होली पर तो खैर भाई महिलाएं भी आदमी भी, लेकिन घूमर पूछेंगे तो महिला प्रधान है। नेक्स्ट क्या है? झूमर। अब घूमर और झूमर में ज्यादा अंतर थोड़ी है। झूमर कहते हैं एक तरह का आभूषण है जो माथे पर, सिर पर धारण किया जाता है। तो कहते हैं औरतें उसी शेप में खड़ी होके और डांस करती हैं, इसी को झूमर नृत्य कहा जाता है। हरियाणवी गिद्दा भी है ये नृत्य राज्य के लगभग सभी भागों में प्रचलित है। जैसे ये वाला किस बेल्ट में था? राजस्थान में। घूमर, घूमने वाला राजस्थान में था ना, तीज पे था, गणगौर पे था और होली पर था। झूमर आपके पूरे हरियाणा में, हरियाणवी गिद्दा है ये। इस नृत्य का नाम माथे पर धारण करने वाले आभूषण झूमर के नाम पर रखा गया। इस नृत्य में महिलाएं झूमर के आकार में पंक्ति बनाकर नाचती हैं। राज्य के अनेक भागों में इस नृत्य को हरियाणवी गिद्दा भी कहा जाता है। यह नृत्य मुख्यतः स्त्रियों द्वारा, तो घूमर भी और झूमर भी दोनों महिला प्रधान है। जैसे आपने देखा था ना अभी कि भाई तांडव था पुरुष प्रधान था, रास का एक प्रकार, लास्या महिला प्रधान था, ऐसे घूमर और झूमर दोनों महिला प्रधान है। घूमर और झूमर में अंतर क्या है? एक राजस्थान की बेल्ट में है और एक पूरे हरियाणा में है। जो पहला पढ़ा था उसका नाम था घूमर, ये राजस्थान की बेल्ट में था। गणगौर उत्सव पर ये वाला डांस करते हैं, तीज पर, क्योंकि महिला प्रधान है। और झूमर पूरे हरियाणा में है। ये झूमर नाम का जो नृत्य है इसको हरियाणवी गिद्दा भी कहते हैं। झूमर को झूम झूम के गिद्दा करते हैं, ऐसे याद कर लो वरना तुम भूल जाओगे। झूम झूम के गिद्दा करते हैं, तो झूमर का नाम क्या है? हरियाणवी गिद्दा। दोनों महिला प्रधान, घूमर भी और झूमर भी। घूमर कहाँ पर है? इसमें बेल्ट में, और झूमर कहाँ है? पूरे हरियाणा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, डफ नृत्य। डफ नृत्य जो है इसकी खासियत यह है कि 1969 में जब हरियाणा को बने महज आप ये लगाओ 66 के एंड में हरियाणा बना था ना, तो 67 में पहला 26 जनवरी गया होगा, 68 में दूसरा, 69 में तीसरा। तीसरे 26 जनवरी की परेड में हरियाणा ने अपनी झांकी भेजी थी। हर राज्य अपनी झांकी भेज सकता है ना, उस झांकी में हमने हरियाणा को इस डांस को करते हुए रिप्रेजेंट किया था। आपने 26 जनवरी की परेड में झांकियां देखी होंगी, झांकी निकलती है, उसके चारों तरफ कुछ लोग जो है कुछ ना कुछ प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो हरियाणा के कलाकारों ने डांस किया था जब 1969 के गणतंत्र दिवस पर हरियाणा की झांकी निकाली गई थी, उसमें ये वाला डांस किया था, डफ नृत्य। तो पेपर में आ जाएगा कि हरियाणा के बनने के बाद 1969 में कौन सा नृत्य 26 जनवरी पर झांकी पर दिखाया गया? तो डफ नृत्य था। हरियाणवी गिद्दा कौन सा है? घूमर या झूमर, ये तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जो बताए जा रहे हैं। डफ नृत्य ये श्रृंगार और वीर रस प्रधान है। अभी मैंने क्या कहा था? सांग में श्रृंगार रस प्रधान नहीं था, अब बना दिया लोगों ने, वीर रस प्रधान था। रस पता होंगे ना, 14 प्रकार के रस होते हैं। ये रस का मतलब होता है किस चीज की प्रधानता है। जैसे मूवीज होती है ना, किसी मूवी में वीर रस होता है, किसी में श्रृंगार रस होता है, कि मूवी का मेन टारगेट किस तरह के ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है। तो इस तरह से इनमें भी डफ नृत्य में श्रृंगार रस भी है, यानी ब्यूटी की बात भी करते हैं, और वीर रस भी है, वीरता की बात भी करते हैं। सांग बेसिकली वीर रस पर प्रधान थे, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? ये श्रृंगार और वीर रस प्रधान होते हुए ढोल नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ढोल बजता है चारों तरफ। इस नृत्य को बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है। डफ नृत्य पहली बार 1969 में गणतंत्र दिवस समारोह में प्रस्तुत किया गया था। तो आपने हरियाणा की झांकी के साथ अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए डफ नृत्य के कलाकार भेजे थे। इसको क्या कहते हैं? ढोल नृत्य। देखो ये रहा ढोल नृत्य। तो पेपर में डफ नहीं आया तो क्या आएगा? ढोल नृत्य। तो कह देंगे 1969 में जब हरियाणा की झांकी निकली थी तो उसमें गणतंत्र दिवस की परेड में उस झांकी में कौन सा नृत्य पेश किया गया था? तो डफ कह लो या ढोल कह लो, एक ही बात, ठीक है। हरियाणवी गिद्दा तुम्हें पता होना चाहिए, राजस्थान की बेल्ट के साथ वाला पता होना चाहिए, घूमर और झूमर। धमाल ये सिर्फ पुरुष प्रधान है, धमाल। और धमाल कहाँ है? महेंद्रगढ़ के आसपास के इलाके में। चांदनी रात में इसको पुरुष प्रधान है, तो आदमी इसमें नाचते हैं, इसमें महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं है। धमाल नृत्य प्रदेश में पुरुषों का धमाल नृत्य प्राचीन और प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें बीन बजाते हैं, खंजरी, तुम्बे, घड़वे, खड़ताल, ढोलक, ये सब हमारे वाद्य यंत्र हैं लोकल। और बांसुरी की ताल पर थिरकता ये नृत्य महेंद्रगढ़ और झज्जर में अधिक लोकप्रिय है। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा नृत्य है? ये पुरुष प्रधान नृत्य है। क्या नाम है इसका? धमाल। महेंद्रगढ़ और झज्जर सारे इसमें वाद्य यंत्र बजाते हैं, पुरुष ही इसमें नाचते हैं, औरतें नहीं नाचती,
ठीक है, महेंद्रगढ़ और झज्जर में चांदनी रात में खुले मैदान में इसका आयोजन किया जाता है। राज्य के लोगों में विश्वास है कि ये नृत्य महाभारत काल से चला आ रहा है। तो सोचो, ये वैदिक काल से ये वाला डांस करते आ रहे हैं। भाई महाभारत आप ही के तो राज्य की घटना है, तो आपके राज्य में 900 ईसा पूर्व में जब महाभारत की घटना घटित हुई, 18 दिन का वो युद्ध चला, उस टाइम पे भी धमाल नृत्य था। पुरुष प्रधान है, चांदनी रात में खुले मैदान में आदमी नाचते हैं इसमें, और खूब बीन नगाड़े और ये सब जितने वाद्य यंत्र लिखे हैं सब बजाते हैं, और पुरुष प्रधान है, महिलाओं का इसमें रोल नहीं है। जैसे तीज वाला था ना, वो सिर्फ महिला प्रधान था, ऐसे ये पुरुष प्रधान। कहाँ किया जाता है? आपके महेंद्रगढ़ में और झज्जर में। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है वाला। ठीक है, तो कहेंगे महाभारत काल से कौन सा जो आपका नृत्य है चला आ रहा है, पुरुष प्रधान है, तो कहाँ कहाँ किया जाता है? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका धमाल। धमाल कहाँ किया जाता है? महेंद्रगढ़ और झज्जर में। पुरुष प्रधान है। तांडव भी पुरुष प्रधान था, रास का था ना एक पार्ट, एक लास्य था स्त्री प्रधान। छठी नृत्य, छठी आपको पता है, लड़के के जन्म, जब पुत्र जन्म होता है घर में, तो उसके जब वो छठे दिन उसके जन्म को हो जाते हैं, तो उस दिन ऐसी मान्यता है, गांव में लोग मानते हैं, आज भी हरियाणा में ये मान्यता है कि छठे दिन बच्चे की किस्मत लिखने के लिए भगवान स्वयं आते हैं, जिसको बेमाता बोल देते हैं हम लोकल भाषा में, और कहते हैं कि उस रात अगर उस बच्चे की दादी और माँ जागती हो और वो पूरी रात प्रेयर करें कि भगवान इस बच्चे की किस्मत अच्छी लिखना, इस बच्चे को किस्मत का धनी बनाना, तो कहते हैं उसकी किस्मत अच्छी लिखती जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ प्रचलन है कि छठी की रात में, कि भाई छठी, अब ऐसे बैठे बैठे तो नींद आएगी इंसान को, तो कहते हैं कि फंक्शन ऑर्गेनाइज कर लो, गाओ बजाओ, जिससे कि आधी रात तक आप लोग उठे रह सको, और उस दौरान जब भगवान स्वयं आके उसकी किस्मत लिखेंगे, तो घर में अगर अच्छा माहौल होगा, पॉजिटिव एनर्जी होगी, तो बच्चे की किस्मत भी अच्छी लिखी जाएगी। ये मान्यता है हमारी। तो वही है ये छठी नृत्य। इस नृत्य का आयोजन प्रदेश में शिशु के जन्म, मेनली लड़कों के लिए मनाया जाता है, कि छठे दिन स्त्रियों द्वारा रात्रि में किया जाता है। इस समारोह के अंत में उबले चने और गेहूं बांटे जाते हैं, जिसको हम बाकली बोल देते हैं ना लोकल भाषा में, बाकली, कहीं कहीं बकली भी लिखा है। तो हमारे यहाँ ये ट्रेंड है कि छठी पर बेटे के जन्म के अवसर पर रात में लंबे टाइम तक दादी और माँ की ये ड्यूटी होती है कि उनको उस दिन जल्दी नहीं सोना होता, तो अब नींद ना आए इसके लिए एक आयोजन कर देते हैं, जिसमें आस पड़ोस की औरतें आती हैं, थोड़ा नाच गाना होता है, इसी को छठी कह दिया जाता है। नेक्स्ट है घोड़ी नृत्य, बहुत बार आ चुका एग्जाम में। घोड़ी नृत्य भी आपने सुना होगा। शादी ब्याह के अवसर पर रंगीन गत्ते का, जैसे किताब के गत्ते होते थे ना, उनको लेके और उस पर घोड़ी के मुखौटे जैसा चित्र बनाते हैं और फिर उसको पहन के उसका डांस करते हैं, तो इसको बोलते हैं घोड़ी नृत्य। ठीक है, तो इस नृत्य का आयोजन प्रमुख रूप से विवाह के अवसर पर, रोज नहीं नाचना होता घोड़ी की तरह, तो घोड़ी नृत्य बेसिकली डांस का फॉर्म है शादी वाले घर में, तो विवाह के अवसरों पर किया जाता है। ये नृत्य व्यावसायिक अवसरों पर भी किया जाता है। इस नृत्य में गत्ते और रंगीन कागज से बनाया हुआ घोड़े का मुखौटा प्रयोग किया जाता है। इसको घोड़ा नृत्य का ही दूसरा रूप है, तो घोड़ी नृत्य को ही घोड़ा नृत्य भी कहते हैं। जैसे था ना अभी हम लोग पढ़ रहे थे, डफ का एक और नाम था ढोल नृत्य, ऐसे ही इसका नाम है। ठीक है, अगला है फाग। फाग तो आप समझ ही गए होंगे, होली से पहले जो आता है, 14-15 दिन पहले, जो 2 हफ्ते पहले मनाते हैं, फाग नृत्य, तो रंगों के त्योहार से संबंधित है। इस नृत्य का आयोजन राज्य में होली के अवसर पर किया जाता है। फाग नृत्य महिलाओं और पुरुषों दोनों द्वारा, भाई होली है तो सभी एंजॉयमेंट ले सकते हैं, इसलिए महिलाएं भी और पुरुष भी। लास्या किसका था? रास महिला प्रधान, और तांडव पुरुष प्रधान। कौन सा पुरुष प्रधान था और चांदनी रात में खुले मैदान में नाच सकते थे आदमी, और वो महाभारत काल से चला आ रहा था? ये आपको याद करना पड़ेगा, धमाल। मंजीरा नृत्य याद करो, मंजीरा, जिसमें कि मंजीरा बजता था। मेन तो पुरुष था लेकिन स्त्रियां भी कर सकती थी। तीज मेनली स्त्रियों का था। गणगौर उत्सव पर महिलाएं अलग से त्योहार मनाती थी और डांस करती थी राजस्थान की बेल्ट में। फिर एक हमने पढ़ा था 1969 में। सब आपको आने चाहिए, अब सुन लिया ना, अब इनको पढ़ोगे फिर आसान दिखेंगे। ठीक है, फाग नृत्य। लूर नृत्य क्या है? ये कहते हैं लूर नृत्य सिर्फ महिलाएं करती हैं, और ये जो अपना ये है ना बांगर वाला इलाका, खादर बांगर, खादर कौन सी? यमुना की बेल्ट जो हर साल नहीं मिटती, और बांगर जो आप ये मान लीजिए मध्य हरियाणा का पश्चिमी हिस्सा है, यानी राजस्थान की बेल्ट को हम लोग अपने यहाँ लोकल भाषा में बागड़ या बागड़ी कह देते हैं ना, तो उस इलाके में वहां होता है। और इसमें महिला प्रधान नृत्य है। ये पुरुषों को कहते हैं देखना भी नहीं होता, वैसे ऐसी लोकल अपनी मान्यता है ये हमारी। लूर नृत्य, ये नृत्य होली से 2 सप्ताह पहले, जैसे कि कौन सा था अभी, फाग, ऐसे ही ये भी आयोजित किया जाता है। इस नृत्य का मूल क्षेत्र बागड़ है। बागड़ हम किसको बोलते हैं? जो पुरानी मिट्टी है खादर वाली से पुरानी, उसको हम बागड़, इसी को हम अपनी लोकल भाषा
भाषा में बागड़ या बागड़ी कहते हैं, यही बांगर है। ये नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, मतलब महिला प्रधान है। लूर नृत्य जैसे तीज वाला था, तो ये भी इस तरह का, ये फाग के हेरफेर में ही आता है। ये पुरुषों को ये नृत्य देखना मना है। पुरुष प्रधान कौन सा था, अभी हम पढ़ रहे थे जो, वो अकेले खुले मैदान में चांदनी रात में और महेंद्रगढ़ और झज्जर में था। ऐसे ही ये स्त्री प्रधान है, लूर नृत्य स्त्री प्रधान है। ठीक है। खोड़िया, खोड़िया आप सब जानते हैं, लड़के की शादी के अवसर पर जब उनकी बारात चली जाती है घर से, तो पीछे जो घर की बड़ी बूढ़ी महिलाएं हैं वो एक तरह से हंसी ठिठौली के रूप में खोड़िया नृत्य करती हैं। तो उसमें वो लोग फिर लड़के के भविष्य को लेकर भी कुछ इस तरह के, अपनी मौज मस्ती के लिए कुछ इस तरह के कैरेक्टर्स रोल प्ले करते हैं वो। और गाँव में घरों में जो बड़ी बूढ़ी महिलाएं हैं, ये बहुत मतलब एक तरह का एंटरटेनमेंट होता है ये भी। ये खोड़िया नृत्य है, ये भी आदमियों का नहीं है, महिलाएं ही इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं। ये मध्य हरियाणा का प्रसिद्ध नृत्य है। ये लड़के के विवाह के अवसर पर बारात के जाने के बाद महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो खोड़िया नृत्य भी लड़के की शादी में जब बारात चली जाती है, तो बहू के आने से पहले जो कई घंटे का टाइम होता है, उसमें ये नृत्य महिला प्रधान है, खोड़िया नृत्य भी। ठीक है। वो घोड़ी नाच भी कब करते हैं, शादी के अवसर पर, और खोड़िया भी कब है, शादी के अवसर पर। नेक्स्ट है रतवाई नृत्य। रतवाई नृत्य ये स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से इसको कर सकते हैं, रतवाई नृत्य को। और ये आपके मेवात वाली बेल्ट में, जो पलवल मेवात वाली बेल्ट है ना, इसमें ज्यादा, फिरोजपुर झिरका के आसपास। ये मेवात क्षेत्र का वर्षा ऋतु में स्त्री पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य है। ये नृत्य मेवात के नुहू और फिरोजपुर झिरका के क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय है। तो अभी आप कई नृत्य देख के आए जिसमें कि कोई पुरुष प्रधान था, कोई महिला प्रधान। अब ये पुरुष महिला सामूहिक रूप से एक डांस कर सकते हैं, जिसका नाम क्या है, रतवाई नृत्य। अगर पुरुष प्रधान पूछ लिया तो क्या कहोगे, धमाल, महेंद्रगढ़ और झज्जर वाला। स्त्री प्रधान कहेंगे तो तीज वाला स्त्री प्रधान था। अभी लूर हमने देखा कि सिर्फ स्त्रियां नाचती थी और पुरुष देख भी नहीं सकते थे। और अब हम पढ़ रहे हैं रतवाई, जिसमें कि पुरुष और स्त्री सामूहिक रूप से इसमें डांस में हिस्सा ले सकते हैं। कहाँ है ये, फिरोजपुर झिरका मेवात के आसपास। ठीक है। अगला है खेड़ा नृत्य। खेड़ा दुख में, गम में डांस किया जाता है, इसको खेड़ा भी लिख देते हैं, बीच में आधा ड। खेड़ा या खेड़ा नृत्य घर में किसी बुजुर्ग की डेथ हो जाने पर, जैसे राजस्थान में भी ये कल्चर है, वहां पे भी ना किसी बुजुर्ग, घर में बड़े बुजुर्ग की डेथ हो जाने पर, तो वहां पे डांस किया जाता है। वो कोई मस्ती भरा डांस नहीं, वो दुख का, गम का डांस है। उसी तरह का हमारे यहाँ है, जींद के आसपास वाली बेल्ट में। ये नृत्य शोक का, शोक मतलब दुख, एक होता है शौक डबल मात्रा हॉबी, एक होता है शोक एक मात्रा वाला यानी दुख, शोक या गम में किया जाता है। यह नृत्य परिवार में बुजुर्ग की मृत्यु के समय किया जाता है। खेड़ा नृत्य आपके जींद, नरवाना तो इसी का हिस्सा, कैथल और करनाल आदि बांगर क्षेत्रों में अत्यधिक प्रचलित है। तो खेड़ा या खेड नृत्य किसी घर में बहुत बड़ी उम्र के बड़े बूढ़े बुजुर्ग की डेथ होने पर ये जींद वाली बेल्ट में ज्यादा देखने में आता है। ठीक है। खेड़ा या खेड जो भी वो लिख देंगे। कौन से में महिला पुरुष दोनों सामूहिक रूप से नृत्य कर सकते हैं, रतवाई में। कौन सा पुरुष प्रधान था, धमाल। महिला प्रधान कौन सा था, लास्या। लूर क्या था, महिला प्रधान। ये बार बार पढ़ोगे ना तब याद होंगे। ठीक है। अगला है गोगा नृत्य और छड़ी नृत्य। आपने गुगा नवमी सुना होगा, घर में क्या मतलब गुगा नवमी है, उसकी पूजा करते हैं। गोगा पीर क्या है, गोगा पीर ना ऐसे कहते हैं कि आपके यहाँ जब पृथ्वीराज चौहान वगैरह का टाइम था ना, उस टाइम पर, यानी 12वीं 13वीं शताब्दी के आसपास, कहीं कहीं लिखा है 14वीं 15वीं, तो इस तरह से ये जब राजा महाराजा थे उस टाइम पर ये एक राजस्थान के लोकल राजा थे, छोटे से एरिया के, और इनका प्रभाव हरियाणा तक था। कहते हैं कि ये जब जन्मे थे तो उसमें भगवानों के किसी वरदान के कारण इनका जन्म हुआ था। और उसमें ना गूगल जो खाने की चीज भी होती है, वो इनकी माता जी ने क्योंकि प्रसाद के रूप में ग्रहण किया था, उसके बाद इनका जन्म हुआ था, तो इनके नाम को गोगा या गुगा नवमी के नाम से जाना जाता है। और गोगा पीर इनका नाम पड़ गया। कहीं कहीं इनका नाम मंडलिक, राजा मंडलिक भी लिखा हुआ है। कहते हैं ये जिस घोड़े पर बैठते थे उसका रंग नीला था, नीले रंग का घोड़ा था, और ये हाथ में हमेशा भाला ग्रहण करके रखते थे, तो इनका हथियार जो था वो भाला था। और कहते हैं कि स्नेक गॉड है ये, यानी नाग जो है ना, नाग, उनका दमन किया था इन्होंने। तो कोई नाग क्यों दमन किया था, इसके पीछे बहुत सारी लोक कथाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान में गायों को चराने लोग ले जाते थे, क्योंकि आपने देखा अब भी राजस्थानी देखो कितनी कितनी गाय लेके आते हैं, तो उन गायों के झुंड कहीं कहीं चरते रहते। तो ऐसा कई बार हुआ कि वहां सांप निकल आए और गायों को काट गए और कई गाय मर गई। तो फिर लोगों ने इनकी पूजा की, और इसलिए पूजा की क्योंकि ये सांपों का दमन करते थे और गायों की रक्षा करते थे। तो अब
अपनी गायों को सांपों के काटने से बचाने के लिए ये स्नेक गॉड कहलाते हैं, यानी नाग देवता कहलाते हैं। तो ये नागों को खत्म करने की ताकत रखते हैं, गायों के रक्षक हैं, नीले घोड़े पर सवार रहते हैं और इनके हाथ में हमेशा भाला रहता है। ये राजस्थान के लोकल भगवान मान लीजिए, ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन इनका प्रभाव आपके हरियाणा की बेल्ट में भी है, ठीक है। तो इसीलिए, और फिर छड़ी नृत्य करते हैं, जो इसको मानते हैं वो एक छड़ी के ऊपर कपड़ा डाल के और उसकी पूजा वूजा करते हैं, तो वही बता रहे हैं। गोगा नृत्य, छड़ी नृत्य। गोगा नृत्य भाद्रपद, जिसको आप भादो कहते हैं, मास में गोगा नवमी। जैसे सांप ज्यादा कब आते हैं? जब बारिश का मौसम होता है ना, तो सावन भादो के महीने में सांप ज्यादा निकलते हैं ना, क्योंकि सांप के बिल में पानी घुस जाता है, तो वो बिल से बाहर आएंगे तो जानवरों को काट लेंगे, तो उस टाइम पे फिर इनकी पूजा करते हैं। तो गोगा नवमी आज भी हमारे हरियाणा में और राजस्थान में बड़ा त्योहार है। तो कब आएगा ये? भाद्रपद, भादो मतलब सावन के हेर फेर जब बारिश होती है। गोगा नवमी के अवसर पर गोगा वीर, ये गोगा पीर भी है, मुसलमान भी इनकी पूजा करते हैं। देखो, इनकी पूजा हिंदू मुसलमान दोनों करते हैं। वो गोगा पीर कहते हैं, हम गोगा वीर कहते हैं, क्योंकि उनका पीर और हमारा वीर एक जैसे हैं। तो गोगा वीर के भक्त गोगा छड़ी, एक छड़ी ले लेते हैं, इसके चारों ओर बड़ी श्रद्धा के साथ सारंगी और गेरू की ताल पर करते हैं, तो बजाते रहते हैं और नाचते रहते हैं। एक लंबे बांस पर मोर पंख बांधकर रंगीन धागे और कपड़े लपेटकर गोगा भक्त अपनी गोगा छड़ी तैयार करते हैं। तो गोगा छड़ी उनके नाम की, उसकी पूजा की जाती है। इनके घोड़े का रंग नीला है। गायों की रक्षा के लिए ये सांपों के भगवान की, सांपों का दमन किया था इन्होंने। और जो ये हैं राजस्थान के लोकल भगवान हैं। रंग याद रखना, घोड़े का नीला। और इनका हथियार क्या है? हर टाइम इनके हाथ में भाला रहता है, जिसको स्पीयर बोलते हैं, SPEAR, ठीक है। अब है डमरू। डमरू ये नृत्य का नाम है। डमरू वैसे बजाने वाला भी होता है, पुरुष प्रधान है। डमरू पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है। छड़ी नृत्य अभी हमने पढ़ा, गोगा नवमी पर ही छड़ी नृत्य, वो एक छड़ी तैयार करते हैं रंगीन कपड़े और धागे वागे बांध के। इसका आयोजन भादो मास, सेम ही तो है ये छड़ी नृत्य, इसी को इलेबोरेट कर दिया। भादो मास की नवमी, जिसको आप गुगा नवमी कहते हैं, गुगा पीर की पूजा के बाद रात को पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो ये पुरुषों द्वारा छड़ी की पूजा की जाती है, उसके लिए नाचते हैं ये। बीन बांसुरी, बीना बांसुरी को बीन बांसुरी कर लेना। बीन और बांसुरी आप जानते हो, वाद्य यंत्र है बजाने के। ये नृत्य बांगर क्षेत्र में किया जाता है। इस नृत्य में घड़े पर खड़ बांधकर ताल, जैसे घड़ा मटका, उसके ऊपर वो बांध देते हैं, काला सा आपने देखा भी होगा, और फिर उस पर थाप देते हैं, तो उसके ऊपर नाचते हैं। ताल और थापों के सहारे लोकगीत की धुन बजाई जाती है। तो बीन बांसुरी नृत्य आपके बांगर क्षेत्र में है, यानी जो खादर से इधर पश्चिम राजस्थान की तरफ बेल्ट है, इसमें। गणगौर ये पूजा है, प्रजा लिखा है ना, पूजा कर लेना। गणगौर पूजा नृत्य ये हिसार की बेल्ट में ज्यादा, और मैंने आपको बताया शिवजी और पार्वती, पार्वती को मेनली इसमें फोकस करके, इसलिए महिलाओं का उत्सव है गणगौर उत्सव। तो महिलाएं पूरी सजती धजती हैं, जैसे कि श्रृंगार करती हैं पूरा। तो एक बड़ा उत्सव है राजस्थान की बेल्ट में, और आपके यहाँ हिसार में ज्यादा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ सारे डांसेस समझ में आ गए। 21 डांस तुमने देख लिए, 21 नृत्य, मंजीरा, डफ, हरियाणवी गिद्दा, झूमर, घूमर। मेवात के इलाके वाला कौन सा फेमस है? रतवाई, रास, रसिया, ये सब चीजें बार बार पढ़नी पड़ती हैं। एक बार अगर सुन लेना, समझ लें ध्यान से, फिर ये पढ़ के आसान दिखेगी, ठीक है। अब लूर नृत्य है तो स्त्री प्रधान है, पुरुष नहीं देख सकते। सामूहिक रूप से किया जाता है रतवाई नृत्य। लास्या स्त्री प्रधान था, तीज पे स्त्रियों का था, लेकिन तांडव जो था रास का प्रकार, वो पुरुष प्रधान था। धमाल पुरुष प्रधान था, महेंद्रगढ़ झज्जर में होता था। मंजीरा आपने देखा पुरुष ज्यादा करते हैं, महिलाएं भी लेकिन उसमें पार्टिसिपेशन दिखा सकती हैं। अब ये आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे, तब आपको ये याद रहेंगे, ठीक है। अब आता है अगली हेडिंग, हरियाणा के प्रमुख लोक वाद्य। वाद्य यंत्र हैं बेसिकली ये, जो बजते हैं। आपने देखा ना कई बार वाद्य यंत्रों के ऊपर क्वेश्चन आता है। अब इसमें कोई PhD नहीं करनी होती हमें कि हमें सारी चीजें सीखनी है, क्योंकि म्यूजिक हमारा कोई क्षेत्र नहीं है। लेकिन क्योंकि पेपर में एक दो बार आ गया, तो हल्का फुल्का सा पढ़ के जाना, भाई डफ क्या होता है, डमरू क्या होता है, बांसुरी क्या होती है, बीन क्या होती है, शहनाई क्या होती है, और ढोल किसे कहते हैं, नगाड़ा क्या होता है, या डफ के लिए कौन सी चीज डफ होती है। तो ये बेसिक सी चीजें आप पढ़ोगे, एक एक रीडिंग भी दे दोगे तो बहुत आसान दिखेगा। एक तारा, एक ऐसा बजाने का वाद्य यंत्र जिसमें एक तार होता है, एक तरफ मिट्टी का ऐसे गोल गोल सा बना के, और एक तरफ पकड़ने की ऐसे डंडी सी होती है, और उसमें एक तार, एक स्ट्रिंग बांध देते हैं। तो एक छोटी सी लकड़ी सी अगर आप उस पर ऐसे घिसते हैं तो वो आवाज निकलती है, उसको एक तारा बोलते हैं। बांस की छड़ी और उनके एक किनारे पर मिट्टी या लकड़ी के गोले से बना होता है, ऐसे छोटा सा राउंड सा, कभी देखा भी होगा आपने। इसमें एक तार होता है, उंगली के संचालन से, उंगली या तो कोई छोटा सा कुछ भी ले लो, पत्थर या कुछ भी, जिससे कि आप उस एक तार को हिलाते रहो, तो उससे झंझनाहट होती है और आवाज क्रिएट होती है, इसको बोलते हैं एक तारा,
ठीक है। सारंगी क्या होती है? सारंगी पुराने टाइम में लोग बजाया करते थे। वाद्य बांस की छड़ी और उसके किनारे पर मिट्टी के गोल बर्तन, सेम ऐसे ही तो है ये भी, इसी तरह की थोड़ी सी बड़ी। तो मिट्टी के गोल बर्तन से बना होता है। ऊपर से बंद मिट्टी के बर्तन से छड़ी के दूसरे किनारे तक लगे तार को एक धनुष नुमा यंत्र से घिसकर बनाया जाता है। तो हाथ में पकड़ते हैं, थोड़ा बड़ा सा यंत्र होता है, एक तारा थोड़ा छोटा होता है, जैसे बच्चे भी कैरी कर सकते हैं। सारंगी थोड़ा बड़ा वाद्य यंत्र है, उसमें भी ऐसे गोल गोल होता है एक तरफ मिट्टी का, और फिर उस पर तार होते हैं, उसको एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की तरह बजाया जाता है। बांसुरी आप सब जानते हो, सामान्य प्रकार की बांसुरी का प्रयोग लोक गायन और नृत्य के साथ हर किसी ने देख रखी है बचपन में। शहनाई भी बांसुरी जैसी होती है, थोड़ी लंबी सी होती है, और शहनाई जो है वो मेनली शादी ब्याह या अच्छे अवसरों पर बजाई जाती है। तो शहनाई इस वाद्य का प्रयोग शुभ अवसरों पर और गीतों के साथ धुन निकालने के लिए किया जाता है। तो शहनाई बेसिकली शादी ब्याह में ही देखने में आती है, थोड़ी लंबी सी, बांसुरी से थोड़ी लंबी। बांसुरी तो बहुत छोटी होती है ना, तो बच्चे भी बजा लेते हैं, शहनाई बड़ी होती है। खंजरी क्या है? ये भी कुछ बजाने का होता है, धातु से बनता है, जैसे मेटल का यूज करते हैं, फिर उसमें घुंघरू वुंघरू बांध देते हैं तो उससे आवाज आती है। धातु की बनी एक गोल घेरे के रूप में, गोल सा घेरा, इस वाद्य पर खनखनाहट के लिए घुंघरू या धातु के पतले गोल टुकड़े लटके रहते हैं। तो धातु का ऐसे गोल सा घेरा, उस पर कोई मेटल का, जैसे ताकि उससे आवाज क्रिएट हो, उसको बोलते हैं खंजरी। झांझ क्या होता है? ये भी इस तरह का दो बड़े से वो लेके मेटल के और उनमें लटकाते हैं, फिर उनसे आवाज निकलती है, उसको बोलते हैं झांझ। नृत्य या अन्य अवसरों पर धात्वीय ध्वनि उत्पन्न करने वाले ये वाद्य यंत्र कांसे के दो बड़े गोल टुकड़े होते हैं। तो मेटल के फॉर्म में कांसे के लेके दो बड़े और फिर उनको बजाते हैं, तो उससे बड़ी अच्छी सी आवाज क्रिएट होती है। ये पुराने यंत्र है सारे, आज जैसे यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हैं, इसलिए हमें पता हो। तो झांझ में दो मेटल के बड़े बड़े पीसेस, फिर उनको बजाते हैं आपस में। ठीक है। मंजीरा, ये तो नृत्य भी था ना, मंजीरा मेन तो पुरुष था लेकिन स्त्रियां भी कर सकती थी, तो मंजीरा इसी के नाम पर था। इसका प्रयोग लय उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। धात्विक झांझ, झांझ देखो गोल गोल से ऐसे, जिसको बजाएंगे और मेटल के कारण आवाज निकलेगी। तो धात्विक झांझों का एक एक जोड़ा होता है। नाथ संप्रदाय, आपके यहाँ नाथ थे ना, गोरखनाथ वगैरह, इसके जोगी इस वाद्य यंत्र का प्रयोग प्रार्थना के दौरान करते हैं। तो नाथ संप्रदाय के जो जोगी हैं, वो जब भगवान की पूजा करते हैं तो वो मंजीरा बजाते हैं। मंजीरा धातु से बने हुए ऐसे गोल गोल से आकार के, जैसे कि झांझ थे, इसी तरह के है ये। ठीक है। डफ क्या होता है? डफ होता है, डफ और डपली सुने होंगे ना आपने, ऐसे गोल सी परात या प्लेट के आकार का, उसके ऊपर खाल का उसको कवर कर देते हैं, फिर उसको बजाते हैं, उसको बोलते हैं डफ। तो थाल के आकार का खाल से मढ़ा हुआ ऐसे एक थाली समझ लो, गहरी सी, उसके ऊपर ऐसे जैसे ढोलक नहीं होती, तो ढोलक में जो साइड में बजाने वाला, जहां पे इंसान हाथ मारता है और आवाज होती है, वो खाली तो मढ़ी होती है। इसी तरह से ये थाली के आकार का होता है, खाल से मढ़ा हुआ वाद्य यंत्र है। बाएं हाथ और बाएं कंधे, मतलब लेफ्ट हाथ और लेफ्ट कंधे पर रख के उसको बजाते हैं, उस पर बीट करते हैं, तो उससे आवाज क्रिएट होती है, इसको बोलते हैं डफ। तो बाएं हाथ और बाएं कंधे से पकड़कर दाएं हाथ से, जैसे डफली होती है ना, इस तरह का। कभी कभी इसे जांघ पर रखकर दोनों हाथों से भी बजाया जाता है। धमाल नृत्य, जो कि पुरुष प्रधान था, याद करो धमाल नृत्य पुरुष प्रधान था ना, धमाल, चांदनी रात में, खुले में, महेंद्रगढ़ और झज्जर में, तो वही वाला, इसका प्रयोग महत्वपूर्ण है। तो ये डफ जो है, ये एक थाल को आप इमेजिन कर लीजिए, उसके ऊपर खाल मढ़ दी गई है, और उसको फिर कंधे और हाथ का सहारा लेके और उल्टे हाथ पे रख के उसको सीधे हाथ से थाप देते हैं, तो उससे आवाज क्रिएट होती है। और ये किस में ज्यादा यूज होता है? महेंद्रगढ़ और झज्जर में। कौन से डांस में यूज करते हैं इसका? धमाल, जो कि पुरुष प्रधान हम पढ़ के आए हैं बेबी। नेक्स्ट है नगाड़ा। नगाड़ा आपने खूब देख रखे होंगे, टीवी में बहुत बार दिखते हैं। बहुत बड़े बड़े से ऐसे आधे आधे से ढोल टाइप होते हैं, ऐसे नीचे रखे हुए, ऊपर उनके खाल होती है, खाल से मढ़ा हुआ, और फिर उसको बड़े बड़े वो लेके बजाने के उसको बजाते हैं, तो उसको नगाड़ा बोलते हैं। नीचे उसमें बहुत बड़ा सिस्टम होता है। ये बड़े आकार का एक और से खाल से मढ़ा हुआ वाद्य है। इसे जमीन पर रखकर बड़े जोर जोर से बजाया जाता है। इसके जैसे पुरानी मूवीज में राजाओं की कोई बात बताने के लिए नगाड़ा बजता था, तो वो क्या करते थे कि वहां एक बड़ा सा नगाड़ा लेके उस पर ढम 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 बजाते थे कि सुनो सुनो सुनो, फिर लोग आते थे कि भाई राजा ने क्या घोषणा की है, वो नगाड़े थे। तो क्या कह रहे हैं? बड़े आकार का एक तरफ से खाल ऊपर, जो जो बजेगा ना, वो खाल से मढ़ा हुआ, जमीन पर रखकर बड़े जोर जोर से बजाया जाता है। इसके बड़े आकार के कारण इसके नीचे छोटे छोटे पहिए लगा दिए जाते हैं, जिससे इसे लाना और ले जाना आसान हो जाता है। मंजीरा नृत्य, अभी मंजीरा पढ़ा था ना हमने, पुरुष भी और महिलाएं दोनों कर सकते थे। मंजीरा नृत्य में इसका प्रयोग महत्वपूर्ण है। इसे नक्कारा भी कहा जाता है। तो नक्कारा ही नगाड़ा है। नगाड़ा भारी भरकम होता है, नीचे छोटे छोटे टायर या पहिए लगाते हैं। इसमें ऊपर की तरफ एक तरफ खाल, बाकी पूरा ऐसे आधा ढोल टाइप, और इसको तेज तेज बजाया जाता है।
ठीक है। झिल क्या होता है? नगाड़े का छोटा रूप, थोड़े छोटे से। तो झिल आप मान लीजिए आधी टाइप की ढोलक है, वो भारी भरकम है। ये नगाड़े का छोटा रूप है, नगाड़े के साथ ही लयबद्धता से बजाया जाता है, साइड में रखते हैं। ये हमेशा नगाड़े के बाईं ओर, मतलब लेफ्ट साइड में। तो जहां नगाड़ा बजेगा उसके साइड में सेम छोटा उसका रूप रखा होगा बाईं तरफ, उसको क्या बोलते हैं? झिल। तो इसका ही छोटा रूप है, नगाड़े का छोटा रूप है झिल। वो बजेगा, वो बजेगा, दोनों की लय ताल एक साथ बजानी है। ठीक है। ताशे कहते हैं ना भाई, ढोल ताशे बज रहे हैं, तो ताशा भी एक वाद्य यंत्र है। कैसा होता है ये? मिट्टी या लकड़ी का बना परात के आकार, अभी एक थाल के आकार का था ना, अब ये परात थोड़ा और बड़ा था। नहीं वो थाल के आकार का, फिर उसको यहाँ रख के बजाते थे। ऐसे ही ये परात के आकार का है, थोड़ा सा बड़ा है, और एक और से मढ़ा हुआ। नीचे से तो सॉलिड कुछ होता है, ऊपर से खाल लगा देते हैं, तो एक और से मढ़ा हुआ। इसे दो छोटी और पतली तीलियों से बजाया जाता है। तो आप इसको इमेजिन करो, परात जैसी कोई चीज, नीचे से तो पूरा सॉलिड है, ऊपर उसके ऐसे खाल से मढ़ दिया, और फिर उसको बजाते हैं जैसे नॉर्मल कोई भी चीज, उससे साउंड क्रिएट होती है, क्योंकि बीच में वैक्यूम होता है ना, इसीलिए। दो छोटी और पतली तीलियों से, तीली मतलब समझे? तुमने गांव में ढोल देखा होगा ना, शादी ब्याह में ढोल बजते हैं, तो उस ढोल में क्या होता है? वो छोटी छोटी स्टिक नहीं लिए होते वो लड़के जो बजाते रहते हैं, बहुत पतली सी तीलियां सी होती हैं, और उससे कितनी बढ़िया बीट बजाते हैं। तो वही तो है ये ऐसे ही बजाते हैं, बस ये परात के आकार का है, तो नीचे रखा है। उन तीलियों से जब बजाते हैं तो बहुत अच्छी धुन निकलती है। क्यों? क्योंकि वो खाल और जो नीचे सपोर्ट है उसके बीच में जो हवा है, उसके कारण वो साउंड क्रिएट होती है। ये ताशे होते हैं, तो ढोल ताशे बजते हैं शादी ब्याह में। डेरू, डमरू हम जानते हैं ना, डमरू। डमरू आप सबने बचपन में वो शौकिया सबने बजा भी रखा होगा खरीद के। तो डमरू का बड़ा रूप है डेरू। डमरू का बड़ा रूप है, इसका प्रयोग भी डमरू की तरह। तो डमरू आप सबने देखा है कैसे बजता है। डमरू ये सामान्य आकार का डमरू होता है, लकड़ी और खाल से मढ़ा होता है। दोनों तरफ इसके देखा ना कैसी खाल सी होती है, बीच में वो ऐसे पकड़ने का पतला सा, और उसमें फिर वो टक टक टक, बच्चे बड़ा खुश होकर उसको खरीदते हैं, तो वो डमरू है। ये खाल से मढ़ा होता है दोनों तरफ, लकड़ी और खाल से। इसका प्रयोग मदारियों द्वारा, आज भी गाँव में तो बहुत बार ऐसा होता है, बंदर बंदरिया का नाच दिखाते हैं मदारी, तो वो डमरू बजाते हैं। डमरू का ही एक रूप क्या था? डफ। ये डेरू, डेरू और ये डफ तो वो बजाने वाली परात और वो तब थे, प्लेट वाला, थाली वाला। घड़ा या घड़वा, ये सबने देख रखा है, घड़ा और घड़वा। जब घड़े के ऊपर वो काला सा एक कपड़ा बांध लेते हैं खाल टाइप में, और उसको जो लय ताल देते हैं वो, तो वो होता है घड़वा या घड़ा। ये मिट्टी का सामान्य लेकिन मजबूत घड़ा होता है, जिसे चिकना कर लय और ताल के साथ बजाया जाता है। लोक गीतों में घड़ा बजाने का विशेष महत्व है। ठीक है, तो बहुत आपने कॉमन देखा भी होगा। बीन भी आप खूब जानते हैं, बीन बांसुरी हमने पढ़ा भी है, नृत्य है। तो बीन क्या है? लोकगीत और लोक नृत्यों में धुन निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको फूंक मारकर बजाया जाने वाला स्वर वाद्य है। तो फूंक मारते हैं तभी तो बीन में से आवाज आएगी, शहनाई में भी फूंक से आवाज आती है। बांसुरी, बीन बांसुरी शहनाई एक जैसी ही है तीनों ये। ठीक है। नेक्स्ट है दो तारा। जैसे एक तारा क्या था? मिट्टी थी ना एक साइड गोल गोल, फिर ऐसे पकड़ने का था, फिर एक तार था, इसमें दो तार लगा दिए, तो इसका नाम क्या बन गया? दो तारा। ठीक है। इसमें दो तार यंत्र होते हैं, उसमें एक था, इसमें दो हैं। ढोल तो आप सबको पता है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। बड़े आकार का होता है, लकड़ी की छोटी और मजबूत तीली से बजाया जाता है। देखा ना, ढोल वाले तो छोटी छोटी पतली पतली स्टिक लेके उसको बजाते रहते हैं, तीलियां। ढोलक भी आप जानते हो, ढोल से छोटी होती है, घरों में ढोलक बजती है। शंख सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। जब इंसान ने ढोलक और ये सब बनाए ना, उन सबसे पहले नेचर में उसको शंख पड़ा मिला, और शंख में जैसे ही उसने फूंक मारी तो शंख से उसकी आवाज क्रिएट हुई। शंख में आप जानते हैं कि अगर फूंक मारते हैं तो आवाज निकलती है। ये सबसे पहला वाद्य यंत्र है जो इंसान ने खोजा था, उसके बाद फिर उसने वाद्य यंत्र बनाए। तो शंख मानव का ज्ञात सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो सबसे पहला वाद्य यंत्र जो हमने ढूंढा, पड़ा हुआ मिल गया कहीं भी कोस्टल एरिया में, तो वो शंख था। खरताल क्या होता है? लकड़ी के दो छोटे टुकड़ों पर लगे घुंघरू। आपने देखा भी होगा, लकड़ी के ऐसे रेक्टेंगुलर से दो वो होते हैं, उन पे घुंघरू या कुछ बजने वाली चीज लगी होती है, उसको ऐसे बजाते हैं कीर्तन वगैरह में, उसको बोलते हैं खड़ताल। खड़ ताल भी लिख देते हैं, खड़ताल या खरताल। तो ये बेसिक से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका यूज आपने अपने घरों में, शादी ब्याह में, कहीं किसी बच्चे के जन्म के अवसर पर, कभी कहीं किसी के फंक्शन में देखा होगा। ये बेसिक बातें हैं कि एक तारा क्या है, दो तारा क्या है, शंख क्या है, और डफ क्या है, नगाड़ा क्या है, या खरताल क्या है, ढोल किसे कहते हैं, ढोलक क्या है, शंख, बांसुरी, बीन और शहनाई। ये सब बेसिक सी चीजें हैं। आपने पिछले पेपर अगर देखे हैं तो आपने देखा होगा इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब तुमने सुन लिया ना, अब तुम इसको पढ़ोगे तो तुम्हें आसान दिखेगा।
ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ ली। हरियाणा में लोक नाट्य यानी सांग, क्योंकि लोगों के बीच में जो नाटक किए जाते हैं, हमारे यहाँ तो सांग की परंपरा, सांग बेसिकली नाट्य प्रदर्शन ही तो होता है, नाटक ही तो है, थिएटर का एक रूप है हमारे यहाँ का स्वांग। 1730 में कहते हैं इसकी शुरुआत हुई, और इसकी शुरुआत मेरठ के एक थे किशन लाल भट्ट, इन्होंने की थी। लेकिन हरियाणा में आप जिसको श्रेय देंगे वो है दीपचंद बामन। दीपचंद बामन अपने हरियाणा के सोनीपत को बिलोंग करते थे, और दीपचंद बामन का इतना बड़ा योगदान है कि आपने कह दिया ये हरियाणा के शेक्सपियर है। शेक्सपियर तो बहुत बड़े लिटरेचर में जिनका योगदान है ना यूरोप में, वो है। आपने अपने किसको, दीपचंद बामन सोनीपत को जो बिलोंग करते हैं, सेहरी खांडा में जिनका जन्म स्थल है, उनको कह दिया ये हरियाणा का शेक्सपियर है, हरियाणा का कालिदास है। आपके हरियाणा में दीपचंद बामन की तरह एक और बड़ा नाम क्या है, दादा लक्ष्मी चंद जी का, जिनको कितने ही उपनाम दिए जाएं, कितनी ही उपाधियां दी जाएं, वो ही कम है। सूर्य कवि कह दिया कि सूरज की तरह दमकने वाला कवि, हरियाणा का तानसेन कह दिया, और इनको हरियाणा की मीरा, पता नहीं कितने उपनामों से इनको नवाजा गया। इतनी छोटी सी उम्र में, कोई पढ़े लिखे थे नहीं कि स्कूल गए हो, कायदे पढ़े हो। कहते हैं गाय भैंस चराते थे, वहीं चराते चराते गाय भैंस, जैसे आपस में लोग बाग भाई दोपहर में बहुत गर्मी में गाय भैंस चल रही हैं तो पेड़ों के नीचे बैठ जाया करते थे, वहीं लोगों के बीच में बैठते बचपन से। तो कुछ बड़े बूढ़ों के साथ जब रहते तो इतना मेच्योरिटी लेवल बढ़ता जाता है, वो कहानियां सुन सुन के इनको भी समझ में आने लग गई। और फिर धीरे धीरे भगवान ने इनको गला अच्छा दिया था, ये उन कहानियों को गीतों के रूप में गाने लग गए। तो जो इनके संगी साथी थे उन्होंने कहा तो बहुत बढ़िया गाता है बच्चा तो। और फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ावा मिलते 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 गांव में जब भी इनके में सांग होता, क्योंकि सांग की तो परंपरा थी, तो ये गांव में जाके बैठ जाते और कहते पूरी रात ये सांग देखते थे। धीरे धीरे इनका अट्रैक्शन हो गया, और ये बहुत एक जैसे ना मन से पसंद करना कि मैं तो सांग में जो है मेरा एक बेसिक मेरा इंटरेस्ट है, मेरा झुकाव है। और फिर इनका उस तरफ ऐसा एप्टीट्यूड निकला कि घर वालों ने खूब डांटा भी, मना भी किया, लेकिन इनका झुकाव इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया, सब काम छोड़ के इनको सिर्फ एक चीज दिखती थी कि कैसे मैं सांग जो है वो सुन सकूं। और फिर वो इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते ऐसा बन गया कि ये खुद स्वांग में एक बहुत बड़ा चमकता हुआ सितारा बन गए। और बहुत सारी चीजें इनके साथ घटित हुई, कुछ लोगों ने इनके खिलाफ भी काम किया, कुछ लोग इनसे चिढ़ने भी लग गए। और कहते हैं कि एक बार ये मेरठ की तरफ कहीं गए हुए थे, तो इनके गुरु थे मान सिंह जी, उनके बारे में किसी ने स्टेज पे कुछ गलत बोल दिया, जो कि इनके सबसे पहले गुरु थे, जिनको इन्होंने मन से अपना गुरु माना था। देखो टीचर्स तो पूरा जिंदगी मिलते हैं, लेकिन कोई होता है जिसको आप मानते हैं यार ये मेरा ओरिजिनल, मैं इसको अपने मन से अपना गुरु मानता हूँ। तो जो इनके सबसे पहले गुरु थे ना, वो कोई बहुत बहुत ज्ञाता आदमी नहीं थे, उनसे बहुत बड़े लेवल के गुरु इनको बाद में मिले। लेकिन उन्होंने मन में धार लिया था कि यार जिसने मुझे पहला कदम चलना सिखाया ना इस विधा में, इस क्षेत्र में, वो मेरा असली गुरु है। बाकी सब भी मान के योग्य हैं, लेकिन ज्यादा इज्जत ये करते थे मान सिंह की। अब मान सिंह के बारे में किसी ने स्टेज पे गलत बोल दिया, किसी बहुत बड़े आदमी ने, जिसकी मंडली में ये भी शामिल थे। तो कहते हैं कि मेरठ में पैसे वैसे सब ले रखे थे प्रोग्राम के, इन्होंने तुरंत कह दिया कि भाई मेरे गुरु का जहां अपमान हुआ मैं वहां गाऊंगा नहीं। और बड़ा कह सुन के वो आपस में कहा सुनी और तू मैं, क्योंकि ये कोई बहुत पुराने नहीं है, 1903 का जन्मा आदमी, तो हमारे दादाओं की एज के तो होंगे ना भाई, आपके दादा परदादा की उम्र के थे। तो वो कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि जैसे तैसे करके इनको शांत कराया गया। प्रोग्राम में इन्होंने प्रेजेंटेशन तो दिया, लेकिन उस प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जिसकी मंडली थी, वो जिसने गलत कह दिया था मान सिंह जी के बारे में, उनको लगा कि आने वाले भविष्य के टाइम पे कहीं एक कड़ी टक्कर मेरे साथ खड़ी हो जाए और मेरे विरोध में। तो कहते हैं कि उनके कुछ चहीते लोगों ने इनको पता नहीं कैसे खाने में क्या कुछ ऐसा दिया कि इनके गले की आवाज चली गई, और ये आवाज ऐसी गई कि बिल्कुल ही जबान से मतलब बोलना बंद हो गया, गला ब्लॉक हो गया। उस टाइम भी क्या पता किस तरह की चीजें आती हो। तो कहते हैं कि बड़ा दुखी हुए, क्योंकि गाना तो इनके रग रग में था, बिना गाए तो इनको शांति नहीं। इनके लिए खाना कम जरूरी था और स्वांग में जाना ज्यादा जरूरी, क्योंकि इनको ये था कि मेरे पास जो हुनर है भगवान का दिया, उसको मैं दुनिया तक पहुंचाऊं। और जब ये इतने लाचार हो गए कि आवाज निकलनी बंद हो गई, तो बड़े परेशान हुए। और कहते हैं कि इन्होंने खूब भक्ति की, और अपने गाँव के बाहर कोई कुआं था, वहां जाके कुएं में उतर जाते नीचे, और वहां जाके फिर पता नहीं कितनी चीजें ऐसी जनश्रुतियां, पता नहीं सच्ची हैं कि झूठी हैं, कहते हैं मुंह में पत्थर भर लेते और फिर तेज तेज बोलने की मतलब कोशिश करते कि मेरे मुंह से आवाज निकले, और बहुत मशक्कत करते, बहुत ज्यादा। तब कोई डॉक्टर्स को दिखाने वाले थोड़ी लोग थे कि डॉक्टर के पास जाएं और दवाई लेके ठीक हो जाएं। तो बहुत प्रयास, बहुत ज्यादा अथक प्रयासों के बाद फाइनली इनकी आवाज वापस आ गई। और जब आवाज वापस आई तो कहते हैं इनको पता चल गया था कि मेरे साथ गलत किसने किया। बाद में जब इनकी आवाज ठीक ठाक हो गई तो ये धीरे धीरे प्रसिद्ध हुआ कि भाई ये तो दोबारा खड़ा हो गया, और दोबारा इसने तो फिर से काम करना शुरू कर दिया। तो फिर एक गाँव में जिसने इनके साथ वो गलत हरकत की,
की थी ताकि इनका जबान खत्म हो जाए, वो सांग करने आया। और कहते हैं इन्होंने उनको ललकारा कि भाई तुम इतने ही बड़े सांगी हो तो आज टक्कर लेते हैं। और दो कैरेक्टर वहां प्ले हुए, एक आदमी का एक औरत का। इन्होंने औरत के कैरेक्टर को प्ले किया और जिसने इनके गुरु की बेइज्जती की थी, बहुत बड़े सांगी थे वो भी, उन्होंने मेहंदीपुर के को बिलोंग करते थे, सोनीपत के ही पास। दोनों में से बेस्ट जो लोगों ने कहा वो इनका नाम लिया। तो तब से ये हो गया कि भैया इसकी टक्कर में कोई आएगा नहीं। तो ये होता है कि नेगेटिव टाइम पर भी इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और गुरु के प्रति कितने समर्पित थे। तो जिसके अंदर ग्रेटफुलनेस होगी ना, वो आदमी हमेशा कामयाब होगा। इसलिए आज इनके बारे में कहानियां प्रचलित है। चलिए हरियाणा में लोक नाट्य की बात करते हैं, तो फोक थिएटर की बात करते हैं। हरियाणा में लोक नाट्य अति समृद्ध है, बहुत रिच कल्चर है हमारा सांगों के मामले में। 16वीं सदी में राज्य में रासलीला और रामलीला की शुरुआत हुई। रामलीला आज तक चल रही है, आप देखो 2020 में भी, ये पेंडेमिक था, नहीं तो रामलीला बहुत बड़े स्तर पे 2019 तक खूब थी। रामलीला की शुरुआत हुई 16वीं शताब्दी में, इसका मतलब 1500 कुछ में। हरियाणा में स्वांग परंपरा की शुरुआत 1730, बहुत इंपॉर्टेंट, 18वीं शताब्दी में, औरंगजेब 1707 में मरा, उसके बाद हुई है। तो हरियाणा में सांग की शुरुआत 1730 में हुई है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। और पहला सफल स्वांग शीला सेठानी था। ये शीला सेठानी, ये कोई एक सेठानी के ऊपर है और बहुत लोगों ने इसके ऊपर स्वांग किया है। जैसे इसमें ना कैरेक्टर्स होते हैं, स्वांग जो था ना वीर रस प्रधान था, अच्छे मैसेज जनता तक पहुंचाने के लिए कोई पुराने कैरेक्टर्स को लेके पोर्ट्रे करते थे, सामने प्रेजेंट करते थे कि ऐसा हुआ था, फिर लोग उसकी अच्छाई को समझते थे और सीखते थे। तो ये जो शीला सेठानी लिखा है ना, इसी को शीला सेठानी भी लिख देंगे। ये एक कैरेक्टर है जिसपे ढेर लोगों ने सांग पेश किए, जिनमें से एक आपके अब आगे नाम आएगा। तो पहला सांग जो था, सफल सांग जिसको लोगों ने पसंद किया, वो क्या था? शीला सेठानी या शीला सेठानी। जैसे आप कह दीजिए भाई हरिश्चंद्र का किस्सा था, या आप कह दीजिए सत्यवान सावित्री का किस्सा था, तो ये किस्से कैरेक्टर्स के ही तो हैं। ऐसे शीला सेठानी या शीला सेठानी एक कैरेक्टर है, उसके ऊपर पहला सफल सांग हुआ जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। इन्हीं का बदला हुआ रूप स्वांग, भजन, संगीत, तमाशा और नकल में मिलता है। ये फॉर्म्स हैं, लोक नाट्य के तरीके हैं ये, ठीक है। हरियाणा में बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनना, हरियाणा में आधुनिक स्वांगों का प्रतिष्ठापक, यानी जो आज सांग चलते हैं, ओरिजिनल सांग, मैं वो नहीं बात कर रही जो आजकल गंदगी दिखती है सांग के नाम पर, वो नहीं। सांग मतलब वो जो कि हमारे बाप दादाओं के टाइम तक फेमस थे। तो जो आज आधुनिक स्वांग को जिसने स्थापना की, जैसे एक तो नाम आपने पढ़ लिया कि ऊपर था 1730, एक आप कह रहे हैं जो आज सांग है आधुनिक स्वांग, इसका बड़ा श्रेय जाता है पंडित दीपचंद बामन को। तो दीपचंद बामन वो नाम है जिसने आधुनिक सांग की परंपरा को शुरू किया। आधुनिक सांग मतलब जो आज देखने में आते हैं वीर रस वाले, ओरिजिनल वाले, तो दीपचंद बामन को। यही तो है शेक्सपियर और ये अपना कालिदास, ठीक है। प्रसिद्ध स्वांग के नाम है शीला सेठानी, देखो सबसे फेमस भी यही था, तो बहुत लोगों ने किया ये। हरिश्चंद्र के ऊपर ढेर लोगों ने कथाएं दिखाई, नल दमयंती के किस्से हैं, मीराबाई के ऊपर है, सत्यवान सावित्री के ऊपर है, और सेठ ताराचंद। जैसे शीला सेठानी है ना, ऐसे सेठ ताराचंद, ये वो कैरेक्टर हैं जो कभी इतिहास में सच में हुए थे, और इनकी अच्छाइयां, इनके कैरेक्टर में कुछ स्ट्रांग बात थी कि जनता इनके बारे में जाने, इसलिए इनको सांग के रूप में पेश किया जाता था। तो आधुनिक स्वांग का प्रतिष्ठापक अगर पूछ लेंगे तो आप कहेंगे दीपचंद बामन। ये 1730 में स्वांग की परंपरा स्टार्ट हुई, और दीपचंद बामन आपके हरियाणा के सोनीपत को बिलोंग करते थे। नेक्स्ट देखें, हरियाणा में मेरठ के एक रहने वाले थे किशनलाल भट्ट, ये पहले स्वांगी माने जाते हैं। आधुनिक पूछेंगे तो आप नाम लोगे दीपचंद का, लेकिन कहेंगे पहले सांगी तो आप कहोगे मेरठ के रहने वाले किशनलाल भट्ट, ठीक है। तो मेरठ निवासी किशनलाल भट्ट को पहला स्वांगी मानते हैं, लेकिन आधुनिक स्वांग का प्रतिष्ठापक ये नहीं है। आधुनिक स्वांग का प्रतिष्ठापक है दीपचंद बामन, ठीक है। हरियाणा में सांग या स्वांग खुले मंच पर, ओपन स्टेज होता है ना, लकड़ी के तख्तों पर किया जाता है। लकड़ी के तख्त रख लेते हैं 4-5 और फिर उस पर स्वांग किया जाता है, और बड़े बड़े पुराने किस्से उस पर प्रदर्शित किए जाते हैं। हरियाणा में सर्वाधिक प्रख्यात स्वांगी, सबसे बड़ा जो फेमस जो सांगी आपके यहाँ है, वो है दीपचंद बहमन या दीपचंद बामन, ये एक ही नाम है। ये हरियाणा के सोनीपत के सेहरी खांडा को बिलोंग करते हैं, और ये आपके हरियाणा के जो आधुनिक स्वांग की परंपरा है उसके प्रतिष्ठापक है। लेकिन पहला सांगी कौन है? मेरठ निवासी भट्ट, जो भट्ट है।
बहमन थे जो शेर खोंदा सिहरी खांडा है। सेहरी खांडा अपने यहाँ एक गांव पड़ता है जिसको शेर खोंदा किताबें लिख देती हैं, ठीक है। सोनीपत से संबंधित थे। इन्हें हरियाणा का पहला आधिकारिक सांगी माना जाता है। तो वो तो मेरठ के थे ना किशनलाल भट्ट, तो वो पहले सांगी, लेकिन हरियाणा का आधिकारिक सांगी भैया ये हरियाणा का है। तो सोनीपत के सेहरी खांडा के दीपचंद बामन आधुनिक स्वांग के प्रतिष्ठापक भी हैं और आधिकारिक भी हैं, जिनको कि एक लीगल तरीके से माना गया हरियाणा का पहला सांगी। लेकिन वैसे पहला सांगी कौन था? मेरठ के किशनलाल भट्ट। हरियाणा में दूसरे फेमस प्रख्यात स्वांगी का नाम पंडित लक्ष्मी चंद है। जो सबसे ज्यादा इज्जत की जाती है इस फील्ड में वो इनकी की जाती है। इनका जन्म 1903 में जाटी कला, आपके यहाँ गांव पड़ता है सोनीपत में, जैसे सेहरी खांडा सोनीपत है ऐसे जाटी कला भी गांव है सोनीपत में। तो जाटी कला या जाटी गांव सोनीपत, और मृत्यु 1948 में है। 45 साल की छोटी सी उम्र में हुई थी। इन्हें हरियाणा का तानसेन, अभी देखो उनको क्या कहते हैं? कालिदास और शेक्सपियर। तानसेन किसको कहते हैं? अपने इनको दादा लक्ष्मीचंद को। तो तानसेन अलग कैरेक्टर है। तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में से था, कालिदास जो कि इसके गुप्तों के काल में था, और शेक्सपियर तो विदेशी था ही, बहुत बड़ा आदमी। तो तानसेन और सूर्य कवि, बहुत इंपॉर्टेंट, सूर्य कवि भी कहा जाता है। इनके दो शिष्य बहुत बड़े थे, मांगे राम जो कि फेमस नाम है स्वांग में, और फौजी मेहर सिंह। बहुत लोगों ने इनके नाम के यूट्यूब चैनल्स भी बना रखे हैं, फौजी मेहर सिंह। इनके गुरु का नाम था मान सिंह। जो मैंने बताया ना, इनकी बेइज्जती कर दी थी मेरठ में किसी सांग में स्टेज पे। मान सिंह के बारे में किसी ने गलत बोल दिया था। कोई मेहंदीपुर के थे बहुत बड़े आदमी, वो भी बहुत बड़े थे, लेकिन अपने गुरु का जैसे गलत नाम सुना तो ये एकदम से विफर गए। उन्होंने कहा मैं सांग नहीं करूंगा यहाँ। अब ये नहीं करेंगे तो पैसे तो इनके नाम के आ रखे हैं। फिर कह सुन के इनको जिस तरह से भी राजी किया, लेकिन फिर इन्होंने कभी उन लोगों से बातचीत नहीं की जिन्होंने इनके गुरु का अनादर किया। ये होती है रिस्पेक्ट, इसको बोलते हैं दूसरे के प्रति कृतज्ञ रहना मन में। कौन सा मान सिंह को पता चलनी थी ये बात, लेकिन मान सिंह के प्रति इनके मन में इतनी ग्रेटफुलनेस थी। तो इनके गुरु का नाम क्या था? मान सिंह, और अपने गुरु का इन्होंने मान रखा, उनकी इज्जत रखी। इन्हें सांग सम्राट कहते हैं। देखो अगर कहें आधुनिक स्वांग का प्रतिष्ठापक तो आप कहोगे हमारे यहाँ के जाटी इसके सेहरी खांडा के कौन? दीपचंद बामन। पहला आधिकारिक कहेंगे तो भी आप दीपचंद का नाम लोगे, लेकिन अगर तानसेन कह दें, हरियाणा में सूर्य कवि कह दें, या हरियाणा का जो मेन जिसका नाम लेंगे तो आप कहेंगे हमारे लक्ष्मीचंद जी। सांग सम्राट हैं, सूर्य कवि हैं, संगीत का तानसेन है, सूफी दर्शन का मीरा। मीरा तो महिला है ना, लेकिन सूफी दर्शन की मीरा कह देते हैं इनको। किसको? हमारे दादा लक्ष्मीचंद को। आदि उपाधियां, तो ढेरों उपाधियां किसको दी गई हैं? लक्ष्मीचंद जी को। ये अनपढ़ कवि थे, मैंने बताया ना, गाय भैंस चराते थे ये, लेकिन सुन सुन के वहां ज्ञान आ गया। एक बार किसी ने कहते हैं पूछा इनसे कि लक्ष्मीचंद जी आप इतना ज्ञान आपको कैसे आया? तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा मुझे भी नहीं पता, मैं तो जब स्टेज पे चढ़ता हूँ ना, मैं कुछ सोचता ही नहीं हूँ, मेरी जबान पे माँ सरस्वती अपने आप बैठ जाती हैं, और भगवान ही जाने कि मैं कैसे गाता हूँ। मैं कुछ नहीं, भाई पढ़ा लिखा तो मैं हूं नहीं कि मैं 4 पन्ने बांच लूं और उनको सुना दूं, मुझे कुछ नहीं आता। मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं तुम जैसा हूँ, मैं कुछ नहीं सोच रहा कि मुझे क्या गाना है, लेकिन जैसे ही मैं स्टेज पे चढ़ता हूँ, माँ सरस्वती आके अपने आप मेरी जबान पे विराजमान होती हैं, और उसके बाद जो मेरे मुंह से निकलता है वही लोग पसंद करते हैं। अब ये वैसे सच में अजीब बात है कि एक अनपढ़ आदमी इतना ज्ञानी कैसे हो सकता है। और आज गूगल पे ना हर चीज है, आज टाइम मिले तो गूगल पे ये दादा लक्ष्मीचंद के ना किस्से पढ़ के देखना। इन्होंने सच में वो बातें कही, मैंने इनके पढ़े हैं कई किस्से, क्योंकि अब सुनने को तो मिलेगा नहीं हम लोगों को, और उन किस्सों में लिखी बातें सच में आज 2021 में 20 में तुम देखोगे कि हाँ समाज में ऐसा ही हो रहा है। इन्होंने उस टाइम पर 1948 में तो ये एक्सपायर हो गए हैं, तो आप सोचो आजादी से पहले इनको पता था कि एक ऐसा दौर आएगा जब नार कमाएगी। लिखा है इन्होंने बात कि नार कमाएंगी, मतलब महिलाएं कमाएंगी, समाज में इतना परिवर्तन आएगा। ऐसा ऐसा जैसा आज आपको समाज दिखता है ना, शहरी व्यवस्था जिसको आज आप कहते हैं, उसकी एक एक बात की सच्चाई इस आदमी को 1945 47 48 में पता थी। इनको कैसे दिखती थी इतनी बातें, ये भगवान जाने। ये कोई पढ़े लिखे आदमी तो थे नहीं, ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने यूरोप और इतिहास अमेरिका के उठा के पढ़ लिए। एक अनपढ़ आदमी को इतना ज्ञान कहाँ से आया? तो लोग कहते हैं शायद इनके ऊपर सच में भगवान की कृपा थी, और शायद माँ सरस्वती सच में इनकी जबान पर विराजमान होती थी जब ये स्टेज पे जाते थे। अच्छा, उतरते ही फिर इनको कुछ नहीं आता था ज्यादा, तो वो जो ज्ञान था ना, वो शायद भगवान की कृपा थी कि इनको बांटना था, और इसीलिए इनको वो सारी चीजें अपने आप आती चली गई। ठीक है, तो अनपढ़ कवि थे। मान्यताओं के अनुसार ऐसा लोग मानते हैं कि स्वर्ग ज्ञापित यक्ष थे ये, यानी इनको ज्ञान स्वर्ग से मिला था, भगवान की कोई मेहर थी, भगवान का कोई इनके ऊपर आशीर्वाद था कि जैसे ये सांग करने स्टेज पे चढ़ते थे तो पता नहीं कैसे इनको इतनी नॉलेज आ जाती थी, कितना कुछ इनके मुंह से निकलता था। और आज 21वीं सदी में वो बातें सच हो रही हैं जो इन्होंने 1940 में 35 में 38 में बताई थी, वो बिल्कुल सच्ची घटना है। आप पढ़ के देख लेना, गूगल पे बहुत कुछ है इनके बारे में।
अंतिम शिष्य के रूप में पंडित मुसद्दी लाल और देवी दत्त पराहर वारिया थे, ये इनके अंतिम शिष्य थे। नाटक या सांग इन्होंने शकुंतला का किस्सा, शकुंतला कितना पुराना कैरेक्टर है ना इंडियन हिस्ट्री में, उसका किस्सा बताया। ऐसे ही पद्मावत, रानी पद्मावती के ऊपर, फिर ऐसे ही द्रौपदी चीरहरण, मतलब ये बिल्कुल लोकल भाषा में ऐसा सुंदर बयान करते थे कि लोगों को लगता था हमारी आंखों के सामने ये सब हो रहा है। तो द्रौपदी चीरहरण, सत्यवान सावित्री, ये थोड़े टाइपिंग मिस्टेक है समझ जाना, सत्यवान सावित्री का किस्सा, और धनपत सिंह लीलो सेठ, ये सब बातें इन्होंने सांग के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाई है। ठीक है। सांगों का उद्गम हरिवंश पुराण से माना जाता है, यानी हमारी जो पुराण लिखी गई थी उसमें भी कहीं ना कहीं सांगों का हल्का सा जिक्र है, लेकिन सांग परंपरा 1730 में आई। आधुनिक प्रतिष्ठापक दीपचंद ब्राह्मण हैं, लेकिन फेमस हुए हमारे पंडित लक्ष्मीचंद जी। फेमस तो खैर सारे ही थे, पर ये ज्यादा बड़ा नाम है। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, सांगों की शुरुआत मुख्यतः घमोड़ा नृत्य, वो जो घमोड़ा एक स्टार्टिंग में आपने देखा भी हो ना सांग में, कैसा वो डांस ऐसे उछल उछल के कूद कूद के स्टार्टिंग करते हैं 4 लाइनों के साथ, तो वो घमोड़ा नृत्य और चौबाला मतलब 4 बोलों की लाइन, इससे शुरू होती है। लकड़ी के तख्त पे वो ऐसे बार बार उछल कूद मचाते हैं, इससे स्टार्ट होता है ये। पहला वर्णन 14वीं शताब्दी में राजा रत्नसेन के बारे में था। रत्नसेन इनकी पत्नी थी पद्मावती, तो उसी की तो कहानी है, अभी पद्मावत पढ़ा ना हमने, तो ये वाला। हरियाणा में स्वांगियों की कर्म भूमि रेवाड़ी को माना जाता है। तो आपके यहाँ अगर कहें कि स्वांगियों की कर्म भूमि, जहां ज्यादा कर्म किए स्वांगियों ने, तो ये रेवाड़ी है। इसका कारण आप समझ जाइए, क्योंकि जो रेवाड़ी वाला इलाका था ना, यहाँ पे अमीर टाइप के लोग थे, और ये जो सांग परंपरा है इसमें खर्चा तो होता ही होगा ना भाई, 4 यहाँ पे तख्त लगाने हैं, फिर वहां पे कोई इस तरह की जो लोग आएंगे उनकी चाय पानी भी करना पड़ता होगा, तो पैसा लगता था आयोजन में। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पैसा लगाने वाले स्पॉन्सर होंगे तभी बात बनेगी। तो रेवाड़ी इनकी कर्मभूमि ज्यादा रहा, वैसे पूरा हरियाणा था लेकिन मेन जो था वो रेवाड़ी था। अहमद बख्श थानेसरी, इन्होंने सबसे पहले रामायण, देखो नाम देखो अहमद बख्श, सुन के तुम्हें क्या लगा कि मुस्लिम है, लेकिन देखो रामायण का मंचन करवाया था इन्होंने खड़ी बोली में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अहमद बख्श थानेसरी, इन्होंने सबसे पहले रामायण का मंचन कौरवी भाषा में लिखा और गाया। तो रामायण को कौरवी भाषा में लिखने और गाने वाले, क्या नाम है इनका, अहमद बख्श थानेसरी। थानेसर के थे इसलिए थानेसरी, कुरुक्षेत्र में तो पड़ता ही है ये, नाम से मुसलमान हैं, लेकिन देखो इन्होंने रामायण का मंचन किया, तो इससे ये दिखता है कि कितनी एकता थी हिंदू मुसलमानों की। अली बख्श मंडावर अजमेर, इनका संबंध पश्चिमी हरियाणा से था। अली बख्श, इन्होंने भी पद्मावत के ऊपर और कृष्ण लीला, अब जैसे एक कैरेक्टर के ऊपर ढेरों लोगों ने काम किया, जैसे शीला सेठानी पढ़ रहे थे ना, शीला सेठानी, ऐसे पद्मावत के ऊपर ढेर लोगों ने काम किया। नल दमयंती का किस्सा, दुष्यंत का किस्सा, शकुंतला का किस्सा, सब लोगों ने इनके ऊपर काम किया। 19वीं शताब्दी में पंडित नेतराम रोहतक वाले भजन गायक थे, ये छोटे लेवल पे काम कर रहे थे, बाद में लोगों ने कटाक्ष किया, इसकी वजह से वो सांगी बन गए। तो शीला सेठानी, देखो पहला जो फेमस था वो भी यही था। 20वीं शताब्दी में महान सांगी, ये बात कर रहे हैं दीपचंद की, यहाँ नाम लिखना भूल गए वो, दीपचंद। दीपचंद के गुरु का नाम था छज्जू राम। जैसे लक्ष्मीचंद जी के गुरु कौन थे, मांगे राम, उनकी इज्जत के लिए तो उन्होंने वो मना कर दिया था मेरठ में गाने से। इनके गुरु दीपचंद के गुरु कौन थे, छज्जू राम। पेपर में आते हैं गुरुओं के नाम इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं। आधुनिक सांग के जनक हरियाणा का शेक्सपियर, तो आधुनिक सांग के जनक या आधुनिक स्वांग के प्रतिष्ठापक हैं दीपचंद ब्राह्मण, जिनका जन्म हुआ है आपके हरियाणा के सोनीपत में, और कहाँ पर, सेहरी खांडा में। हरियाणा के शेक्सपियर भी हैं, हरियाणा के कालिदास भी हैं, और आधुनिक हरियाणा स्वांग के प्रतिष्ठापक भी हैं। नाटक इन्होंने नल दमयंती का किस्सा, सोरठ राजा भोज का किस्सा, हरियाणा का कालिदास भी हैं दीपचंद जी। ठीक है। इनके गुरु हैं छज्जू, छज्जू देखो ये रहा छज्जू राम, और उनके थे मान सिंह। नेक्स्ट है हरदेवा, ये दीपचंद का शिष्य है, और फिर इसका एक बेटा होगा। तो हरदेवा गोरड़ के हैं, ये गांव के रोहतक के, ये दीपचंद का शिष्य था। दीपचंद ब्राह्मण जो कि हरियाणा के शेक्सपियर हैं। बाजे भगत ये इसका शिष्य था। तो सिसाना सोनीपत के हैं बाजे भगत, बहुत बड़ा नाम है। हरदेवा के शिष्य थे। इनका नाटक है ज्ञानी चोर और जमाल फत्ता। ज्ञानी चोर आप सबने सुना हुआ है, हमने पर्यटन में ज्ञानी चोर की बावली पढ़ी थी, याद हो अगर तुम्हें, महम में रोहतक में ज्ञानी चोर की बावली सूदो कलाल ने बनवाई थी ना, तो जहांगीर के टाइम में, तो वही ज्ञानी चोर, उनके ऊपर सिसाना गांव सोनीपत में पड़ता है सिसाना, यहाँ के बाजे भगत हैं। बाजे भगत किसका शिष्य है, इस हरदेवा का। हरदेवा किसके शिष्य हैं, दीपचंद ब्राह्मण के। ठीक है। तो दीपचंद ब्राह्मण शेक्सपियर भी है, कालिदास भी है, सोनीपत के सेहरी खांडा में जन्मे हैं। उनके गुरु का नाम है छज्जू राम। और मानसिंह किसके गुरु हैं, अपने सूर्य कवि के, यानी लक्ष्मीचंद जी के।
मांगेराम, सिसाना, सोनीपत लक्ष्मी चंद के शिष्य हैं। अब देखो मांगेराम अभी पढ़ के आए हम, और जाट मेहर सिंह, ये दो शिष्य फेमस आदमी हैं दोनों, मांगेराम भी और मेहर सिंह भी। किसके शिष्य हैं ये हैं सूर्य कवि के शिष्य, यानी अपने लक्ष्मी चंद जी के। तो लक्ष्मी चंद जी के शिष्य, अब देखो ये दो शिष्य हरदेवा और बाजे भगत, ये किसके शिष्य हैं? दीपचंद। दीपचंद के शिष्य हरदेवा, हरदेवा के शिष्य बाजे भगत। उनका टीचर कौन? छज्जूराम। ऐसे ही अब बात कर रहे हैं मांगेराम की। मांगेराम किसका शिष्य है? मांगेराम भी और बाजे भगत भी। ये रहे देखो, मांगेराम, सिसाना, सोनीपत, बाजे भगत तो इसमें आ गया ना ऊपर हरदेवा में। मांगेराम ये लक्ष्मी चंद के शिष्य थे, दुष्यंत, शकुंतला, हर एक ने इसके ऊपर बात की, कृष्ण जन्म और ध्रुव भगत। तो मांगेराम का नाम आ जाए या मेहर सिंह का नाम आ जाए या मान सिंह का नाम आ जाए, ये तीन कैरेक्टर किसके साथ याद करने हैं? अपने लक्ष्मी चंद जी के साथ। मांगेराम और मेहर सिंह उनके शिष्य हैं और मान सिंह उनके गुरु हैं। छज्जू राम आ गया तो दीपचंद ब्राह्मण के गुरु हैं। और ये दो नाम आ गए जो भी आप पढ़ के आए हैं, बाजे भगत और ये क्या नाम है इनका? हरदेवा। ठीक है, ये दोनों किसके शिष्य हैं? ये दोनों दीपचंद के शिष्य हैं। दीपचंद किसके शिष्य हैं? छज्जू राम के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थे सारे। चलो सांगी और उनकी रचनाएं लास्ट पढ़ लेते हैं। सारी याद नहीं हो सकती ना, मैं कहूंगी कि सारी याद करो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे अहमद बख्श थानेसरी है, नाम तो मुस्लिम है लेकिन रामायण का कौरवी में मंचन किया, ऐसे आएंगे। या पूछ लेंगे अपने ये इनका दीपचंद जी का, या पूछ लेंगे अपने लक्ष्मी चंद जी का, तो वो पढ़ लेने चाहिए। अली बख्श खान, तो ये देखो एक पढ़ के आइडिया लगाओ कि सब लोग सबके बारे में लिखते थे। राजा नल का बगदाव, नल का छड़ाव, फिसाना, अजाइब, पद्मावत, कृष्ण लीला, निहाल दे, चंद्रावत, मतलब इस तरह के सारे कैरेक्टर सब लोगों ने लिखे हैं। अब एक एक का नाम तुम याद नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, फिर भी पढ़ लेना। बंसीलाल थे कोई, कृष्ण गोस्वामी थे, बालक राम थे, पंडित शंकर लाल थे, इन सबने लगभग लगभग बातें लिखी। गोवर्धन सारस्वत ने भी महाभारत, कृष्ण लीला, सबने इनके बारे में बात की। दीपचंद बहुत बड़ा नाम है क्योंकि दीपचंद ब्राह्मण आधुनिक स्वांग के प्रतिष्ठापक हैं और इनके गुरु कौन है? छज्जू। और बाजे भगत और हरदेवा इनके शिष्य हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इनको पढ़ लेते हैं। इन्होंने सोरठ, सरणदे, राजा भोज का किस्सा, नल दमयंती का किस्सा, इसको दिखाया लोगों को। और महाराजा हरिश्चंद्र इंपॉर्टेंट है। और ये जो ज्ञानी चोर है, ये ज्ञानी चोर है, वही ज्ञानी चोर। तो इन सबके कैरेक्टर्स के ऊपर दीपचंद ने स्वांग पेश किए। अहमद बख्श थानेसरी कुरुक्षेत्र वाले, ये इंपॉर्टेंट है। रामायण को इन्होंने कौरवी भाषा में लिखा भी और मंचन भी किया, जबकि हैं मुस्लिम, तो ये इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, इसके बाद हरदेव, हरदेव तो भी हम पढ़ा ना, उसका शिष्य हरदेवा, वही तो है ये। फिर उनका भी हीर रांझा, ज्ञानी चोर, चंद्र किरण रहे, इस तरह के। समरूप चंद, रीडिंग करना। पंडित लक्ष्मी चंद, बहुत बड़ा नाम। गुरु कौन है इनके? मान सिंह। इनके शिष्य में मेहर सिंह का नाम आएगा। वैसे तो बहुत सारे शिष्य हैं लेकिन मेहर सिंह का नाम ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो पंडित लक्ष्मी चंद, शकुंतला का किस्सा लिखा, राजा भोज का किस्सा, गोपी लिखा तो क्या गाया, क्योंकि वैसे तो पढ़े लिखे नहीं थे। गोपी चंद का, हरीश चंद्र का, द्रौपदी चीरहरण, कीचक विराट, सत्यवान सावित्री, नल दमयंती, अनिरुद्धा, मतलब ये कैरेक्टर्स हैं जिनके ऊपर इन्होंने खड़े होके स्वांग पेश किए। और वीर रस प्रधान थे, लोग मंत्रमुग्ध हो गए, इतना बढ़िया पोर्ट्रे करते थे। जबकि कोई पढ़े लिखे थे नहीं कि किताब से उठा के पढ़ लिया, सिर्फ सुन सुन के इतना ज्ञान था कि लोग इतना पसंद करते थे। ठीक है, बाजे भगत हम पढ़ ही रहे थे अभी, दीपचंद के शिष्य थे। इन्होंने भी जमाल और ज्ञानी चोर और चंद्र किरण, मतलब कैरेक्टर्स उठा के हिस्ट्री के, उनके ऊपर काम किया। चलो आज इतना ही पढ़ते हैं। फिल्म जगत एक अगला टॉपिक है, अलग टॉपिक है, तो इसको फिर कल स्टार्ट करेंगे फिल्म जगत को। ठीक है, फिर इसके ऊपर बातचीत करेंगे, कौन हरियाणा में बड़ी फिल्में बना रहा था, कौन सी फिल्म को कौन सा प्राइज मिला, किस आदमी का रिलेशन बॉलीवुड में है और हरियाणा के किस जिले को वो बिलोंग करता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आज के टॉपिक समझ में आए होंगे। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिया। ये जो टॉपिक है ना, ये फिर भी आपके पल्ले पड़ जाएगा क्योंकि आपने इन सबके, जैसे परिणीति चोपड़ा कहेंगे, सबको पता है प्रियंका चोपड़ा की कजिन है। अब रणदीप हुड्डा कहेंगे तो सब जानते हैं, मल्लिका शेरावत, सबने सुन रखे नाम, या नए और पुराने भी, लेकिन जो अब तक पढ़ रहे थे ये हमारे सामने की बातें नहीं थी, इसलिए ये टफ कहलाती हैं। अब ये लास्ट टॉपिक है हरियाणा का फिल्म जगत, फिर इसमें मस्जिद, मज़ारें और गुरुद्वारे, ये कैरेक्टर पीछे छूट गए, बस दो वो हमने बीच में छोड़ दिए, एक सिखों वाला, एक मुस्लिम वाला और एक ये तीन। इसके बाद ये फाइल कंप्लीट हो जाएगी और हरियाणा का एक बहुत बड़ा टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे जो कि टफ भी है।
और पढ़ के समझ में भी नहीं आता। उम्मीद कर सकती हूँ अब समझ में आ गया होगा। अब आज तुम्हारी ड्यूटी बनती है सारे वाद्य यंत्रों को पढ़ लेना, सारे डांसेस के फॉर्म्स पढ़ लेना, कौन सा कहाँ किया जाता है, कौन सा हमने 26 जनवरी 1969 को प्रेजेंट किया, हरियाणवी गिद्दा किसको कहते हैं, कौन सा पुरुष प्रधान है, कौन सा चांदनी रात में खुले में पुरुष प्रधान डांस है, कौन सा लास्या है, किसका रूप है, तांडव किसका रूप है, स्त्री प्रधान कौन सा है, गणगौर से प्रभावित कौन सा, सारे पढ़ लेना। ठीक है, ये एक बहुत टफ टॉपिक है। अगर पढ़ोगे तैयार करोगे आजकल में तो आसान है, 10 दिन बाद उठाओगे किताब तो फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये रोजमर्रा में यूज नहीं होती ना चीजें। जो हमने रोजमर्रा में सुन रखी हैं वो याद रहती हैं, लेकिन जो पढ़ी एग्जाम के लिए रहे होते हैं उस पर थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं और अब कल मिलेंगे, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। एक तो बॉलीवुड वाले कैरेक्टर्स को जो ये अपने आएंगे, हरियाणा का फिल्म जगत में योगदान, और एक वो 2 अलग अलग धर्मों वाले टॉपिक को। ठीक है, फिर कल एक, शायद कल नहीं तो परसों कंप्लीट हर हाल में हो जाएगा। थैंक यू, गुड नाइट। मैथ्स की क्लास है क्या पूछ रहे हैं? पता नहीं, अभी नहीं पता भाई। अभी अगर सर यहाँ होंगे तो लेंगे, हो सकता है, वैसे सर अभी यहाँ थे नहीं, अगर होंगे तो सर ले लेंगे। ठीक है, सर दर्द हो रहा है भाई। अब ये फोन देखकर सर दर्द, तो देखो मैं तो शुरू से कहती हूँ कि ऐसा पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब कोई साधन ना हो तो क्या करे इंसान। अगर आप कहीं जा नहीं सकते हैं, आपके आसपास कोचिंग सेंटर्स में आना जाना पॉसिबल नहीं है, तो फिर ना पढ़ने से तो फिर फोन भी पढ़ना पड़ेगा ना। वैसे पहली प्रायोरिटी में रखना चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो आप कोचिंग सेंटर जाएं। नहीं जा सकते भाई, बिल्कुल घर में साधन नहीं है, मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं, कई लड़कियां थी कि भाई हमारे घर में कोई संभालने वाला नहीं है, बच्चा छोटा है, सास बीमार है, तो क्या करें फिर। उस कंडीशन में लगता है कि जब कुछ भी नहीं है तो फोन से पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर फोन के अलावा आपके पास टाइम है, आपके पास ऑप्शन है, तो फिर आप सेंटर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अपनी परिस्थितियां देखो। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे नहीं पता तुम्हारे घर की हालत कैसी है, सबके घर की परिस्थिति अलग होती है, और वही जान सकता है जिसके घर में जो परिस्थिति है, जो उसको जी रहा है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी ये कहूंगी, पढ़ते जरूर रहना, चाहे तुम फोन पे पढ़ रहे हो या तुम सेंटर पे पढ़ते हो, जहां पढ़ते हो हमेशा पढ़ाई से जुड़े रहना जब तक कामयाब ना हो जाओ। क्योंकि ये आंख में दर्द होना, कमर में दर्द होना, सिर में दर्द होना, ये सब चंद दिनों की बातें होती हैं। एक बार कामयाबी मिल गई ना, फिर ये सब दर्द अपने आप गायब हो जाएंगे। जब सैलरी आने लगेगी ना अकाउंट में, फिर ये दर्द दिखाई नहीं देंगे। थोड़ा सा पेन तो लेना पड़ता है ना, कि भाई थोड़ा सा कोशिश मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए आज इतना ही है। अब मैं कल आप लोगों के सामने ये वाला एक टॉपिक प्रेजेंट करके, फिर तुम्हें बहुत आसान दिखेगा, अपने आप पढ़ोगे फिर लगभग, अब जिन लोगों के पास किताब है वो देख रहे होंगे लगभग चीजें पूरी हो गई। अब मेरे ख्याल हार्डली 5-7 दिन लगेंगे और सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। हरियाणा पुलिस के पेपर तक ये तो अब पूरी हो गई, ये तो 5-7 दिन में पूरी हो जाएगी। हरियाणा पुलिस तो बहुत दूर की बात है, अभी हरियाणा पुलिस का नामो निशान भी नहीं है। हद से हद हमें 6-7 लेक्चर्स में हरियाणा जी के कंप्लीट मिलेगा। चलिए थैंक यू।